अस्सलामुअलैकुम। हिंदू धर्म के मुताबिक हनुमान उन बंदरों को कहा जाता है जो भगवान राम के खिदमतकार थे। वो बंदर इंसानी जिस्म के हामिल थे, सिर्फ उनकी शक्लें बंदरों जैसी थी और उनके पीछे एक लंबी सी दुम होती थी। वो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर होते थे। रावण जब सीता को अगवा करके लंका ले गया तो सीता को वापस लाने के लिए इन बंदरों की फौज ने रावण से जंग की थी। भगवान राम इस जंग में शरीक थे। वो बंदरों की मदद से सीता को वापस ले आए थे। इन बंदरों को हनुमान और बजरंग बली कहते थे। उन्होंने भगवान राम की इतनी ज़्यादा खिदमत की थी और इतने कारनामे अंजाम दिए थे कि हिंदू अकीदत से उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। हनुमान के सबसे बड़े भगत वो हिंदू होते हैं जो शादी नहीं करते, जिंदगी भर कंवारे रहते हैं और बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। दिल्ली के एक मोहल्ले में ऐसे ही हिंदू थे। हनुमान जी की भक्ति के लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया। वहाँ राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति के साथ हनुमान की भी मूर्ति रखी थी। इस मंदिर के सामने को खड़ा था। वहाँ वो ब्रह्मचारी देसी तर्ज की पहलवानी करते थे। दंड बैठक के जरिए अपनी जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करते। कभी औरत के करीब ना जाते और ना करीब आने देते थे, क्योंकि उनकी कुर्बत से जिस्मानी तवानाई ज़ाया होने का अंदेशा रहता है। वो पहलवानी करने के बाद आधी रात से पहले मंदिर के दरवाजे बंद करके चले जाते। एक रात उन्होंने आवाज़ सुनी, कोई राम राम कह रहा था। पहले वो आवाज़ धीमी धीमी सी थी, फिर खासी बुलंद होने लगी। सोने वाले बिस्तरों से उठ गए, घरों से निकलकर एक दूसरे से पूछने लगे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पता चला मंदिर से आ रही है। बस्ती के लोग उधर जाने लगे। उधर सबने देखा मंदिर के अंदर से आवाज़ आ रही थी। जबकि मंदिर के तमाम दरवाजे मुकफ्फल थे, वो सब एक दूसरे से हैरानी का इजहार करने लगे। फिर पुजारी ने एक दरवाज़ा खोला। अंदर जहाँ हनुमान की एक बेजान मूर्ति थी, वहाँ एक जानदार हनुमान नजर आ रहा था। पहले तो आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आया कि वो बजरंग बली को देख रहे हैं। सभी एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर आ रहे थे और देख रहे थे कि राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों के पास बजरंग बली दोनों हाथ जोड़कर राम राम कह रहे हैं। एक ने जरा करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? बजरंग बली ने कहा, मूर्ख, क्या तू भगवान राम के सेवक हनुमान को नहीं पहचानता? यहाँ तुम लोगों ने मेरी पत्थर की मूरत रखी थी, उसमें जान पैदा हो गई। मुझे जिंदगी मिल गई और मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। ये सुनते ही हनुमान के भक्तों ने हाथ जोड़कर सरों को झुका लिया। जो अकीदतमंद होते हैं वो ज्यादा नहीं सोचते, फौरन अपने धर्म की किसी भी बात का यकीन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे, ये कैसे मुमकिन है? इस दौर में भगवान और देवता जमीन पर नहीं आते, फिर ये बजरंग बली कहाँ से चले आए हैं? एक ने पूछा, क्या आप बजरंग बली की तरह परवाज कर सकते हैं? वो अचानक फिजा में बुलंद हो गया, फिर मंदिर की छत और फर्श के दरमियान परवाज करने लगा। तमाम लोग अकीदत से भजन गाने लगे। आला बीबी वहां मौजूद थी, किसी को नजर नहीं आ रही थी। जब आधी रात से पहले इस मंदिर के दरवाजे बंद किए जा रहे थे, तभी वो मोंकी ब्रादर के साथ अंदर आ गई थी। पारस ने मोंकी ब्रादर पर तनवीमी अमल किया था। उसके दिमाग में यह नक्श कर दिया था कि वाला बीबी के हर हुक्म की तामील करता रहेगा और अपने साथ सैकड़ों बंदरों को ले जाएगा जो नादीदा बनकर रहेंगे और ज़रूरत के वक्त नमूदार हुआ करेंगे। तमाम मोंकी मैन दोनों भाइयों के ताबेदार थे। मोंकी ब्रादर ने 500 जानिसारों से कहा, हम यहाँ से चुपचाप राजदारी से जाएंगे, वरना मेरा छोटा भाई हमें नहीं जाने देगा। उसने अपने मातेतों के साथ परवाज करने से पहले एक मोंकी मैन से कहा, मैं 500 जानिसारों के साथ इंडिया जा रहा हूँ। मास्टर भाई से कहना मैं बच्चा नहीं हूँ, कोई नादानी नहीं करूँगा, जल्दी वापस आऊँगा और जब तक नहीं आऊँगा अपनी खैरियत की खबर भेजता रहूँगा। ये कहते ही वो अपने मातियतों के साथ वहाँ से रवाना हो गया। आला बीबी उसके साथ नादीदा बनी हुई थी। इस तरह वो मोंकी ब्रादर को हिंदुस्तान के शहर दिल्ली ले आई। इस मंदिर में वो पहली बार हनुमान बनकर नमूदार हुई। उसने परवाज करके खुद को हनुमान साबित कर दिया था। जो लोग ज़्यादा तालीमी याफ्ता थे वो साइंसी तरक्की के इस दौर में एक हनुमान को देखकर जहनी तौर पर उलझ गए थे। उनकी धार्मिक किताब रामायण का हनुमान उनके हलक से नहीं उतर रहा था। उनके बरक्स बस्ती के तमाम लोग खुश होकर फूल और प्रसाद ला रहे थे, जिंदा हनुमान की पूजा कर रहे थे और भजन गा रहे थे। एक शख्स ने मोंकी ब्रादर के करीब आकर कहा, आप नाराज ना हो, मैं चंद सवालात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। तुम क्या पूछना चाहते हो? आप भगवान राम के ज़माने में सिर्फ एक लंगोट पहनकर रहा करते थे, लेकिन अब जीन्स और शर्ट में नजर आ रहे हैं। मोंकी ब्रादर ने कहा, तुम्हारे बाप दादा धोती पहना करते थे, तुम पतलून और जैकेट पहने हुए हो। वह हिंदी और संस्कृत बोलते थे, तुम अंग्रेजी बोलते हो। क्या ज़माने के साथ सिर्फ तुम्हें तब्दील होना चाहिए? हमें लिबास और ज़ुबान नहीं बदलना चाहिए? सब लोग कहने लगे, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। आप जिस रूप में भी रहेंगे हम आपकी पूजा करते रहेंगे। बोलो बोलो, बजरंग बली की जय। सब लोग बेक आवाज़ जय कहने लगे। कई फोटोग्राफर मोंकी ब्रादर की तस्वीरें उतार रहे थे। रिपोर्टर ने कहा, हनुमान जी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। क्या आप ये चमत्कार दिखा सकते हैं? तुम सब भगवान राम के भगत हो, तुम में से जो चाहे मुझे आजमा सकते हैं। मैं राम के नाम पर चमत्कार दिखा रहा हूँ। सब उसे देखने लगे।
उसने मूर्तियों के सामने दोनों हाथ जोड़कर राम कहा, फिर दूसरे लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। उस पर यकीन ना करने वाले हैरान रह गए। उन्हें हनुमान जी की आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। सबने उधर देखा। वो ऊंची छत के कुंडे से लटका हुआ था, फिर वो वहां से गायब हो गया। चंद सेकंड तक तजस्सुस रहा। इसके बाद मूर्तियों के पीछे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। सबने उधर देखा। वो राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों के पीछे से नमदार हुआ। सबके सब खुशी से झूम झूम कर भजन गाने लगे। मोंकी ब्रदर मंदिर के बाहर खुली जगह आ गया। वहां भी दूर तक बस्ती वाले इस कोशिश में थे कि मंदिर के अंदर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। मोंकी ब्रदर ने कहा, मैं अपने किसी भक्त को मायूस नहीं करूंगा, सभी मेरे दर्शन करेंगे। इस बस्ती में जो बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, मैं उनके घर जाकर उन्हें दर्शन दूंगा। दूसरे मोंकी मैन उस बस्ती के तमाम घरों में देख चुके थे। सिर्फ 2 घरों में मरीज ऐसे थे जो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, और एक अपाहिज था जो घर से नहीं निकलता था। कुछ लोगों ने कहा, जय बजरंगबली, हम आपको उन बीमारों के पास ले चलते हैं। वो बोला, मैं इस बस्ती के तमाम घरों का हाल जानता हूँ। वह एक मरीज के घर के सामने पहुंच गया। उसके साथ पूरी बस्ती चली आई थी। उसने खला में देखते हुए कहा, इस मुल्क में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है गरीबी। वो खला में देखकर दरअसल अपने मातहतों से कह रहा था, यहाँ के मरीज के बदन में खून की कमी है। खून पैदा करने की दवा और गरीबी का इलाज, 10,000 रुपये। उसने फिजा में हाथ बुलंद किया। नादीदा मोंकी मैन ने एक ट्रे उसके हाथ पर रख दी। सबने हैरानी से देखा, उस ट्रे पर दवाएं और नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं। वह ट्रे लेकर उस घर के अंदर चला गया। फिर तो मोंकी ब्रदर का भाव बढ़ गया। भगवान या अन्नदाता वही होता है जो बीमारी और गरीबी दूर करता है। मोंकी ब्रदर सुबह तक मंदिर के सामने एक ऊंची जगह बैठा रहा और तमाम बस्ती वालों के दुख दर्द सुनकर उन्हें दवाएं और नोटों की गड्डियां देता रहा। हनुमान की नई जिंदगी और जनता के दुख दर्द दूर करने वाली खबरें शाम के अखबारात में तो बाद में शाया होती। उससे पहले बस्ती वालों की जुबानी और फ़ोन के जरिए ये खबरें पूरे दिल्ली शहर में फैल गईं। फिर तो जैसे सारा शहर उमड़ आया। इसके साथ पुलिस के आला अफसरान भी इस बस्ती में पहुंचे। उन्होंने एक हनुमान को एक ऊंचे स्थान पर बैठे देखा। बस्ती में और बस्ती के बाहर इतने लोग थे कि उनके दरमियान से किसी के गुजरने की जगह नहीं रही थी। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किलों से मोंकी ब्रदर के करीब पहुंचने की जगह बनाई, फिर भी उससे दूर रहे। वो तमाम पुलिस वाले उसे गौर से और बेयकीनी से देखने लगे। एक अफसर ने कहा, यह कोई बहरूपिया है। मोंकी ब्रदर ने उसकी तरफ इशारा किया, एक थप्पड़। इसके साथ ही उस अफसर के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा। वो एकदम से बौखला गया। दूसरे अफसरों और सिपाहियों ने हैरानी से दूर बैठे हुए हनुमान को देखा। उसने दूर से कहा था और एक अफसर को थप्पड़ लगा था। मोंकी ब्रदर ने कहा, मूर्खो, बदतमीजी ना करो, मैं राम जी का दास हूँ। अगर मैं बहरूपिया हूँ तो तुमसे बेहतर हूँ। गरीबों के दुख दर्द दूर कर रहा हूँ। तुम लोग वर्दियाँ पहनकर गरीबों के लिए क्या करते हो? तमाम लोग बैक जुबान कहने लगे, हाँ हाँ, हमारे लिए क्या करते हो, चले जाओ यहाँ से। अगर बजरंगबली का अपमान करोगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अफसरों ने समझ लिया, हजारों अकीदतमंद उनकी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। वहां उनकी वर्दियों का रोब और दबदबा सिफर हो रहा है। एक आला अफसर ने कहा, बजरंगबली, हम माफ़ी चाहते हैं। अब आपकी शान के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, लेकिन हम तन्हाई में आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। सवालात तन्हाई में क्यों करना चाहते हो? क्या सबके सामने कहोगे तो तुम्हारी नाक कट जाएगी? तमाम लोग कह के लगाने लगे। मोंकी ब्रदर ने कहा, यहाँ दूर तक देखो, ये जनता की अदालत है। जो कहना चाहते हो जनता के सामने कहो। आला अफसर ने एक ऊंची जगह पहुंचकर कहा, जब जनता की अदालत में ही कहना है तो फिर मैं जनता से पूछता हूँ, आप सब ने कैसे यकीन कर लिया कि बजरंगबली दोबारा हमारी दुनिया में आए हैं? एक ने ऊंची आवाज में कहा, ये सर से पांव तक हमारे बजरंगबली हैं। क्या आपने रामायण में नहीं पढ़ा कि ये हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जब चाहते थे नजरों से ओझल हो जाते थे? ये सारी खूबियां हमारे इन बजरंगबली में हैं। आला अफसर ने कहा, हम देखना चाहते हैं कि ये किस तरह परवास करते हैं और किस तरह गायब हो जाते हैं। दूसरे अफसर ने कहा, हनुमान जी के पास बंदरों की सेना थी, वो सेना कहाँ गई? ये अकेले क्यों हैं? मोंकी ब्रदर ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करते हुए कहा, आओ परवास करो, नजर आते रहो, नजरों से ओझल होते रहो। उसकी बात खत्म होते ही बेतहाशा मोंकी मैन फिजा में परवास करते हुए नमूदार हुए। हजारों अफराद शदीद हैरानी से बेशुमार मोंकी मैन को परवास करते देखने लगे। वो कभी नजर आते थे और कभी नजरों से ओझल हो जाते थे। मोंकी ब्रदर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, बस इतना ही काफ़ी है, अब जाओ। वो सब नजरों से ओझल हो गए। वो अफसरान हैरान और गुमसुम थे। एक शख्स ने कहा, बजरंगबली हमारी बीमारी और गरीबी दूर कर रहे हैं। ये हमारे अन्नदाता हैं, चले जाओ यहाँ से। फिर सभी कहने लगे, चले जाओ यहाँ से। हजारों अफराद उनके खिलाफ मुश्तैल हो सकते थे। वो चुपचाप सर झुकाकर वहाँ से चले आए। इस दौरान रेडियो और टीवी वाले आ गए थे। आलमी नशरियाती इदारों के भी कैमरामैन वहाँ की तस्वीरें उतार रहे थे। उन पुलिस अफसरान ने फौज के आला अफसरान से रब्ता किया। कमिश्नर और शहर के मेयर ने भी उनकी रिपोर्ट सुनी। फिर उन्होंने सुराग रसानों की एक टीम रवाना की। अब वो सुराग रसां इस बस्ती में जाकर हनुमान के आसपास रहकर इसकी असलियत मालूम करना चाहते थे। हनुमान जी की वीडियो रिपोर्ट शाम को आलमी सतह पर नशर की गई तो तिल बैब में मोंकी मास्टर और इसराइली अकाबरीन ने
स्क्रीन पर मोंकी ब्रादर को देखा। देवी तो देखते ही उछल कर खड़ी हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मोंकी मास्टर की फौज का एक हिस्सा उसके देश तक पहुंच जाएगा। वो फौरन ही अपनी डमी के पास गई, उससे ज़रूरी बातें करना चाहती थी, लेकिन डमी इस वक्त अय्याशी के मूड में थी। अपने टेलीपैथी जानने वाले मातियत श्याम सुंदर को अपनी जवानी का नजराना पेश कर रही थी। देवी किसी भी ऐश करने वाले के दिमाग में नहीं ठहरती थी, फौरन वापस चली आती थी, क्योंकि ऐसी जगह उसकी अपनी जवानी के तकाजे शोर मचाते थे। उससे पूछते थे कि वो कब दुल्हन बनेगी, उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कौन होगा। कोई ऐसा नहीं था जिस पर वो अपना सब कुछ लुटाकर नाज करती। ये दुरुस्त है कि फूल को शाख पर ही खिलना चाहिए, इसे तोड़ने और सूंघने से जल्द ही अपनी शादाबी खो देता है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि फूल को तोड़ने और सूंघने से ही उसकी कदर बढ़ती है। वो फूल ही क्या जिसे कोई हाथ न लगाए, और वो शाखें इंतजार पर किसी दीदावर की राह देखते देखते शाख पर ही मुरझा जाए। देवी के साथ यही हो रहा था। उम्र गुजरती जा रही थी। अगर वो कुंवारी रहकर बुढ़ापे में दाखिल होती तो वो खुद को बूढ़ी ना कहती और दूसरे उसे जवान तस्लीम ना करते। अब वो उम्र के ऐसे स्टेज पर आ गई थी जहां से किसी वक्त भी बुढ़ापे की खंदक में गिर सकती थी। उसने दूसरे टेलीपैथी जानने वाले मातियत श्रीकांत को मुखातिब किया। वो खुश होकर बोला, देवी जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, आप मेरे दिमाग में आई हैं। उसने पूछा, तुम्हें अपने देश की कोई खबर है? जी हाँ, मैं कुछ देर पहले टीवी देख रहा था। ये देखकर शौक पहुंचा कि मोंकी मैन वहाँ खासी तादाद में पहुंचे हुए हैं। तुम्हारे देश में इतनी बड़ी तबाही आ रही है और तुम टीवी देखकर आराम से बैठे हुए हो। देवी जी, मैं बहुत परेशान था। मैंने मोंकी ब्रादर को हनुमान के रूप में देखते ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और इतनी बड़ी बात बताने के लिए आपकी डमी वन के पास पहुंचा, मगर क्या? मैं फ़ौरन ही डमी वन के दिमाग से वापस आ गया। माफ़ी चाहता हूँ। वो और श्याम सुंदर, यानी कि श्याम सुंदर और वो। अच्छा, बस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ सकते हो। हमें आपसे बराह रास्त राब्ता करने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको मुखातिब करने की हिम्मत कर रहा था, ऐसे वक्त आपने अपने इस दास को याद कर लिया। आइंदा कोई भी अहम बात हो तो तुम मुझे मुखातिब कर सकते हो। अभी उसके पास जाओ और कहो फ़ौरन मेरे पास आए। देवी अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। डमी ने चंद सेकंड बाद ही आकर कहा, देवी जी, मैं हाजिर हूँ। क्या तुम्हारा कोई वक्त मुकर्रर नहीं है? वक्त बेवक्त मस्तियों में मगन रहती हो। मुआफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो मोंकी ब्रादर अपनी फ़ौज के साथ दिल्ली पहुँच गया है। तुम फ़ौरन श्याम सुंदर और श्रीकांत के साथ वहाँ जाओ और मेरे वहाँ पहुँचने तक ये मालूम करो कि मोंकी ब्रादर कहाँ मुस्तकिल रहता है और कहाँ सोता है। अभी टीवी देखने से पता चला कि मोंकी ब्रादर रामायण के हवाले से हनुमान बनकर लोगों के जज्बात से खेल रहा है। राजदारी से मालूम करो कि वो गोलियाँ, कैप्सूल और लेज़र गन्ने कहाँ छुपा कर रखते हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रवाना हो जाओ। वो चली गई। देवी सोफे पर बैठकर सोचने लगी। वो तिलबैब इस इरादे से आई थी कि मोंकी मास्टर और उसकी फ़ौज से गोलियाँ और कैप्सूल हासिल करे और इन बंदरों के हिंदुस्तान आने का रास्ता रोकती रहे। लेकिन राजदारी से जाने वालों का रास्ता नहीं रोका जा सकता। देवी गोलियां और कैप्सूल हासिल करने में मसरूफ़ रही और उधर मोंकी ब्रादर अपनी फ़ौज के साथ हिंदुस्तान पहुंच गया। इस सिलसिले में ये बात काबिल गौर थी कि खलाई जोन से आने वाले मोंकी ब्रादर को रामायण और हनुमान के बारे में इतनी तफसील से कैसे मालूम हुआ कि वो हिंदुस्तान जाकर बड़ी कामयाबी से हनुमान का रोल अदा कर रहा है। देवी यकीन से सोच रही थी, मुझसे और भारत से दुश्मनी रखने वाले ज़रूर मोंकी ब्रादर की पुश्त पर हैं। वो उसे हनुमान की राम कहानी समझा रहे हैं और वो हनुमान बनकर हिंदुओं के धार्मिक जज्बात से खेल रहा है। देवी ने अब तक 3 मोंकी मैन ट्रैप किए थे और उनसे मजमूई तौर पर सैकड़ों गोलियां और कैप्सूल हासिल किए थे। तिलबैब में और चंद रोज़ रहकर वो सैकड़ों गोलियां और कैप्सूल हासिल कर सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान जाना ज़रूरी हो गया था। उसने फैसला किया कि हिंदुस्तान जाकर चंद रोज़ में मोंकी ब्रादर को वहाँ से भागने पर मजबूर करेगी या फिर उसे हलाक करके तिलबैब वापस आ जाएगी और पहले की तरह एक एक मोंकी मैन को ट्रैप करके गोलियां और कैप्सूल हासिल करती रहेगी। फिर ये कि हिंदुस्तान में भी जिस मोंकी मैन को हलाक करने में कामयाब हो गई, उसके लिबास में छुपे हुए कैप्सूल और गोलियां हासिल कर सकेगी। वो ये भी समझ रही थी कि बंदरों को अपने देश से निकालना आसान ना होगा। अमेरिका और इसराइल की मिसालें सामने थीं। वह बंदर जहां पहुंचते वहां से टलने का नाम नहीं लेते थे और ना सियासी चालों से उन्हें भगाया जा सकता था। उसकी अकल समझा रही थी कि इस सिलसिले में ब्रादर कबीर से ताउन हासिल करना चाहिए। ये बात अभी उसके जहन में वाज़ेह नहीं हुई थी कि वो ब्रादर कबीर को क्यों पसंद करती है। बज़ाहिर वो यही समझती थी कि वो गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है और उसने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वो उसे पसंद भी करती है और उस पर भरोसा भी करती है। पारस की जानी दुश्मन बनने के बाद उसके लाशऊर में ये बात पक रही थी कि पारस के मुकाबले में ब्रादर कबीर एक मुकम्मल मर्द है, नाकाबिल शिकस्त और गैर मामूली सलाहियतों का भी हामिल है। वो एक्शन से भरपूर ज़िंदगी में उसका बाकमाल जीवन साथी बन सकता है। ये ख्याल उसके अंदर था, बाहर नहीं आ रहा था। उसने ख्याल खोने के ज़रिए ब्रादर कबीर को मुखातिब किया। उसने कहा, मुझे यकीन था तुम आओगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था, तुम्हारे देश में बजरंगबली पहुंच गए हैं।
तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि बंदरों का वहाँ पहुँच जाना मेरे लिए कितना तकलीफ दे हो सकता है। मिस्टर कबीर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके नतीजे पर मैं तुम्हारी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर तुम्हारे काम आता। तुम पहले तो ऐसे खुदगर्ज नहीं थे। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ और तुम्हारी चाहत में शुरू से खुदगर्ज हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि तुम पारस का असली चेहरा देखकर उससे नफरत करो और मेरी तरफ माइल होती रहो। तुम्हें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम पारस के धोखे में आने से बच गई हो। तुम्हें जल्द से जल्द एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मुझ जैसे जीवन साथी का इंतखाब करना चाहिए। अगर तुम्हारी नज़रों में कोई मुझसे बेहतर है तो फिर उसे हिंदुस्तान ले जाओ। मैं तन्हा हूँ, तन्हा ही जिंदगी गुजार दूंगा। मैंने ये कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा खानदान क्या है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो और तिल बैब किस सिलसिले में आए हो। मैं नहीं जानता किसने मुझे पैदा किया और पैदा करके कहाँ छोड़ दिया। जब होश संभाला तो खुद को एक बुजुर्ग के साय में पाया। वो बड़े आलिम और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। आज मेरे पास जितनी गैर मामूली सलाहियतें हैं वो सब मैंने उनसे ही हासिल की हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो और तुम्हें पैदा करने वाले माँ बाप भी मुसलमान थे? मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि अपनी पैदाइश के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम हिंदू भी हो सकते हो, ईसाई या यहूदी भी हो सकते हो। फिर तुमने तुर्की में मुसलमान मुजाहिदीन की फ़ौज क्यों बनाई है? मुजाहिदीन की फ़ौज उन्हीं बुज़ुर्ग ने बनाई थी जिन्होंने मेरी परवरिश की और मुझे तरबियत दी। पिछले बरस वो वफ़ात पा गए। तब से मैंने मुजाहिदीन की फ़ौज से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस्तांबुल भी छोड़ दिया। अब नगरी नगरी घूमता हूँ। यूँ घूमता फिरता तिलबैब पहुँचा हूँ। क्या तुम मॉन्की मास्टर और उसकी फ़ौज में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हो? इस हद तक दिलचस्पी ली है कि उस फ़ौज के मुख्तलिफ मॉन्की मैन से 100 गोलियाँ और 30 कैप्सूल छीन चुका हूँ। अब मैं किसी भी मुल्क के मामले में और टेलीपैथी जानने वालों के मामले में सिर्फ उस वक्त राजदारी से दिलचस्पी लेता हूँ जब मुझे फ़ायदे हासिल होते हैं। मैं खामोशी से खुफिया तौर पर अपना उल्लू सीधा करता रहता हूँ। तुम बहुत चालाक हो। इस तरह कोई तुम्हारा दुश्मन पैदा नहीं होता होगा। बेशक मैं दुश्मनों से महफूज हूँ। पहले जो मुझे जानते थे वो मेरे मुतल्लिक सोच रहे होंगे कि शायद मैं मर चुका हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मुझे बरादर कबीर की हैसियत से जानती हो। कबीर, आज पहली बार तुम्हारे कुछ हालात मालूम हुए। ये अजीब इत्तेफाक है कि तुम्हारी तरह मैं भी दुनिया में अकेली हूँ। मेरा भी किसी से कोई रिश्ता या किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो मर्द हूँ, तन्हा जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन तुम औरत हो, तुम्हें किसी ने नहीं देखा। फिर भी कहा जाता है कि तुम बहुत हसीन और पुरकशिश हो। वैसे भी जो चीज़ नज़र नहीं आती उसमें कशिश और तजस्सुस पैदा होता रहता है। एक बात पूछूं? ज़रूर पूछो। तुम असली चेहरा छुपाकर पब्लिक प्लेस में जाती हो, तन्हा दुनिया की सैर करती हो। क्या कभी किसी ने तुम पर छापा नहीं मारा? फजूल बात ना पूछो। अपनी हिफाजत के लिए मेरे पास बड़ी ताकत और बड़ी सलाहियतें हैं। एक बिल्कुल नई कार खरीद कर उसे गैराज में हिफाजत से रख दिया जाए। फिर चंद बरसों के बाद गैराज खोलकर देखा जाए तो वो कार नई नहीं दिखाई देगी, उसमें जंग लग चुका होगा। क्या तुमने सोचा कि कोई हाथ नहीं लगा रहा है, फिर भी तुम्हारी जवानी को जंग लगता जा रहा है? ये तुमने कैसी फजूल बातें शुरू कर दी हैं? मैं तुम्हारे पास ताउन हासिल करने के लिए आई हूँ। मेरे हिसाब से तुम जवानी की हद पार कर चुकी हो और अब जवानी और बुढ़ापे के दरमियान सफ़र कर रही हो। अपनी बाकी मानदा जवानी पर रहम करो और जंग छुड़ाने के सिलसिले में मुझसे ताउन हासिल करो। अब तुम गैर संजीदा हो रहे हो। मेरे देश के सिलसिले में मुझसे ताउन नहीं करोगे? ताली दोनों हाथों से बजती है, ज़रा गौर करो। मैंने 2 दिन में 100 गोलियां और कैप्सूल हासिल किए हैं, और एक हफ्ता रह जाऊं तो हज़ारों गोलियां और कैप्सूल हासिल कर लूंगा। यहाँ मेरे फ़ायदे को देखो और गौर करो। तुम्हारे साथ हिंदुस्तान में मसरूफ़ रहने से मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तुम तो सामने ही नहीं आती। अगर आती तो तुम्हारे हुस्न और शबाब को देखकर तसल्ली होती रहती कि वो सारा ख़जाना मुझे मिलने वाला है। हाँ, मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी करूँगी। तुम्हारे सामने आऊँगी, लेकिन मुझे छूना चाहोगे तो नज़रों से ओझल हो जाया करूँगी। रहने दो। तुम्हें दूर से देख देख कर बीमार नहीं होना चाहता। अभी तो तुम दूर से देखना चाहते थे। समझा करो, पहले सिर्फ एक झलक देखने की आरजू होती है, फिर सरापा देखने को जी चाहता है। वो भी देखने को मिल जाए तो छूने को दिल मचलता है। आखिर छूने का मौका मिलते ही कलाई को पकड़ने और सालम हसीना को जकड़ने के लिए दिल दीवाना हो जाता है। फिर इसके बाद कहूँ, बस अपनी बकवास बंद करो। मुझे हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी हुई हूँ और मैं तुम्हारे लिए कमारा बैठा हुआ हूँ। प्लीज़ मेरी एक बात मानो। मुझे एक हफ्ते तक सोचने और फैसला करने का मौका दो। मैं फिर से अपनी जन्म कुंडली देखूंगी, ज्योतिष विद्या के जरिए मालूम करूंगी कि तुम या कोई और पारस की जगह ले सकता है या नहीं। मैं इस वक्त अपने दोनों हाथ देख रही हूँ। मुझे हाथों की लकीरों में कुछ छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ नजर आ रही हैं। शायद मेरे सितारे मुझे तुम्हारे नाम कर दें। प्लीज़ मुझे सितारों की बदलती हुई चालों को समझने दो। मैं आखिरी बात कहता हूँ, जन्म कुंडली पढ़ने और हाथ की लकीरों को समझने के लिए 2 दिन बहुत हैं। मैं तुम्हारे साथ अभी हिंदुस्तान चलूँगा, तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन तुम मेरी तन्हाई में नहीं आओगी तो मैं दोस्ती और ताउन ख़त्म कर दूंगा। शुक्र है तुम 2 दिन तक ताउन करते रहने के लिए राज़ी हो गए।
मैं वादा करती हूँ 2 दिन के बाद भी तुम्हारा एतमाद बरकरार रखूंगी। तो फिर रवानगी कब है? हम अभी यहाँ से परवाज़ करेंगे। हमारी मुलाकात दिल्ली की उस बस्ती में होगी जहाँ मोंकी ब्रादर हनुमान बनकर मेरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। मैं ठीक 15 मिनट बाद परवाज़ करूँगा। मैं भी उसी वक्त परवाज़ करूँगी। क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? महबूबा की तरह मनवाओ तो मान लूँगा। महबूबाएँ अपनी बातें मनवाने के लिए रंगीन और संगीन रिश्वतें पेश करती हैं। ऐसी बातें 2 दिन के बाद करना। अभी मेरी एक बात मान लो। आखिर बात क्या है? तुम 100 गोलियां और 30 कैप्सूल रखकर क्या करोगे? 50 गोलियां और 15 कैप्सूल मुझे दे दो। ऐसी बातें 2 दिन के बाद करना। उस वक्त तक मैं मोंकी ब्रादर के फौजियों से मजीद सैकड़ों गोलियां और कैप्सूल छीन लूंगा। तीसरे दिन मिलन की रात तुम्हारा घूंघट उठाकर मुंह दिखाई की रस्म के तौर पर तुम्हें कम से कम 200 गोलियां और 50 कैप्सूल दूंगा। वो खुश होकर बोली, क्या सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, आप जाओ। पारस ने सांस रोक ली। हेलो। रोजी ने अनारकली से एक बुर्का खरीद कर पहन लिया। अनारकली को दीवार में चुन दिया गया था। रोजी ने खुद को बुर्का की दीवार में चुन लिया। अखबारात में तस्वीर छपने के बाद वो किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए बुर्का में मुंह छुपाकर गुलबर्ग की उस कोठी में पहुंची जहां पहले फखरुद्दीन के साथ आ चुकी थी। लेकिन वहां पहुंची तो वो कोठी मुकफ्फल थी। दरअसल वो आमना की कोठी थी। आमना किब्रिया फरहाद और नन्हे बाबर अली तैमूर को लेकर दूसरे शहर गई थी। फखरुद्दीन ने वहां अर्जी क्याम किया था। रोजी ने कोठी को मुकफ्फल देखकर चौकीदार से पूछा, इस कोठी के मालिक फखरुद्दीन साहब कहाँ हैं? चौकीदार ने कहा, इस कोठी की मालका बेगम आमना फरहाद साहिबा हैं। फखरुद्दीन साहब पहले यहाँ थे, अब अपनी कोठी में चले गए हैं। रोजी ने फखरुद्दीन की कोठी का नंबर और पता चौकीदार से मालूम किया, फिर वहां पहुंच गई। चौकीदार ने अंदर नहीं जाने दिया। गेट के साथ बने हुए कैबिन से फ़ोन पर कहा, जनाब, एक बुर्का वाली आपसे मिलना चाहती है, अपना नाम रोजी बता रही है। चौकीदार ने कुछ सुनने के बाद रिसीवर रोजी को दिया। वो उसे कान से लगाकर बोली, हेलो डैडी, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने कल अजनबी बनकर मुझे धोखा दिया था। मैं मानती हूँ कि मैंने आपके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ, अपने किया पर शर्मिंदा हूँ। आपसे मुआफ़ी मांगने आई हूँ। पहले मेरे 1 करोड़ रुपए वापस करो, फिर मुआफ़ी मांगो। मैंने आपके 1 करोड़ नहीं लिए हैं। जिसे आपने बेटा बनाया वो इतनी बड़ी रकम ले गया है। जिसे बेटा बनाया है उसका नाम अली है। वो कल सुबह से पेशावर गया हुआ है, अब तक वापस नहीं आया है। तुम बहन भाई ने मिलकर मुझ पर और मेरी बेटी पर जुल्म किया है। अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो पहले मेरी वो रकम वापस करो। अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी जैसी चोर लड़की को कोठी के अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरे बेडरूम में ऐसे कितने ही करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं। रोजी को यकीन हो गया था कि उसका सौतेला बाप बेइंतहा दौलतमंद है और इस वक्त भी इस कोठी के बेडरूम में करोड़ों रुपए होंगे। वह गिड़गिड़ा कर बोली, मैं अपनी मरहूम माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आपके घर से 1 रुपया भी नहीं चुराया है। तो फिर तुम्हारे भाई मुराद ने चुराया होगा, उसे मेरे सामने पेश करो। वो घर में है, यहाँ नहीं आ सकेगा, मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? मैं क्या बताऊँ, उसका मुंह काला हो गया है, घर से बाहर नहीं निकलता है। जैसे तुम दोनों के अमाल हैं उसके नतीजे में मुंह ज़रूर काला होता है। शायद तुम भी मुंह छुपा रही हो, इसीलिए बुर्का पहन कर आई हो। मैं सच कहती हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। उस अली ने मेरी एक ऐसी तस्वीर अखबारात में छपवाई है जिसकी वजह से मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मैं कह चुका हूँ कि अली इस शहर में नहीं है, कल भी नहीं था, फिर वो तुम्हारी तस्वीर कैसे छपवाएगा? वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपको धोखा दे रहा है। पेशावर नहीं गया है, इसी शहर में है। आपके 1 करोड़ रुपए उसी के पास है। मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा, यहाँ से जाओ। कल बैंक में अपनी सारी रकम जमा करा दूंगा तो तुम्हें आने की इजाज़त दूंगा। तुम कल शाम को आ सकती हो। फखरुद्दीन ने फ़ोन बंद कर दिया। रोज़ी वापस जाते हुए सोचने लगी, इस बुड्ढे ने मुझे घर के अंदर आने नहीं दिया। पता नहीं इसने कितनी रकम छुपा कर रखी है। यकीनन बहुत बड़ी रकम होगी और वो कल सुबह तक घर में रहेगी। आज रात मुझे कुछ करना होगा। खुदा करे मुझे बार बार नुकसान पहुंचाने वाला वो बदमाश वहां मौजूद ना हो। अली एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वो बसीरत अली को रुखसत करने आया था। अली ने उसके ख्यालात पढ़े थे। वो एक निहायत ईमानदार और शरीफ आदमी था। असम्बली में रहकर यह साबित कर चुका था कि एक मुहिब वतन सियासतदान है। वो टेलीपैथी सीखने और बाबा साहब के दायरे में तरबियत हासिल करने का अहल था, इसलिए फ्रांस जा रहा था। अली उसे रुखसत करने के बाद विजिटर्स लॉबी में थोड़ी देर के लिए ठहर गया। वहाँ पाकिस्तान से जाने वालों और पाकिस्तान आने वालों की खासी भीड़ लगी रहती थी, और जहाँ भीड़ होती है वहाँ भांत भांत के मुख्तलिफ मजाज के लोग होते हैं। अली कस्टम्स के अमले के 2 अफराद के दिमाग में जगह बना चुका था। गैर ममालिक से आने वाले अपना सामान चेक कराने के लिए उन 2 अफराद के सामने रुकते थे और अपना सामान चेक कराते वक्त उनसे बातें करते थे। इस तरह अली उन बोलने वालों के दिमागों में पहुंच रहा था। बैरूनी ममालिक से आने वाले पाकिस्तानी अपनी ज़रूरत और अपने शौक़ के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाते हैं।
उनमें से कुछ सामान कस्टम्स वाले छीन लेते हैं, कुछ ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। कुछ ऐसा सामान भी होता है जो पाकिस्तान में लाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन रिश्वत में बड़ी ताकत होती है। गैरकानूनी सामान भी मुल्क के अंदर चलाता है। वो तादाद में 7 थे, मुल्क के अंदर चले आ रहे थे। इनमें 4 मर्द थे और 3 नौजवान लड़कियां। इनके पास बाकायदा पासपोर्ट और वीज़ा थे, जिनके मुताबिक वह हिंदुस्तानी मुसलमान थे, जबकि उनमें से सिर्फ एक मुसलमान था, बाकी 6 हिंदू थे। चेहरे बदले हुए थे। लाहौर की एक कोठी में पहुंचते ही वीज़ा जलाकर वहां अपनी नई दस्तावेजात बनवाने वाले थे। अली एक कस्टम अफसर के जरिए उनके दिमागों में पहुंच रहा था। वो चाहता तो वहीं उनके चेहरों से मेकअप उतार कर उन्हें गिरफ्तार करा सकता था, लेकिन वह मालूम करना चाहता था कि लाहौर में उनका अड्डा कहाँ है, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कौन है और क्या करते हैं। उनके लिए एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में एक बड़ी सी वैगन कार खड़ी हुई थी। वो सातों उसमें जाकर बैठ गई। जब वो गाड़ी पार्किंग एरिया से निकलने लगी तो अली इनका ताक़ुब करने लगा। ड्राइविंग के दौरान वो कभी कभी किसी के दिमाग में जाता, फिर चंद सेकंड में वापस आ जाता, ताकि हाजिर दिमाग रहकर ड्राइव कर सके। उस वैगन में बैठे हुए एक शख्स ने कहा, मैं बड़ी देर से इस सफ़ेद कार को देख रहा हूँ, वो हमारे पीछे चली आ रही है। दूसरे ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वाले हम पर शुबा कर रहे हों। तीसरे ने कहा, हम गैर कानूनी तौर पर आए हैं, इसलिए हमारे दिलों में अंदेशा जन्म लेते रहते हैं, कोई हमारा ताक़ुब नहीं कर रहे। एक लड़की ने कहा, अंदेशा दूर कर लेना चाहिए, गाड़ी की रफ्तार सुस्त करो, इस सफ़ेद गाड़ी को आगे निकलने दो। इस लड़की का नाम अंजना था। वो अपने साथियों में सबसे तेज़ तरार थी। इस टीम का लीडर विक्रम ज़हीन और चालाक था, लेकिन अंजना की बातें मान लिया करता। उसने वैगन को रोकने का हुक्म दिया। इसके अचानक रुकने से पीछे आने वाली कार को अपनी रफ्तार के मुताबिक आगे जाना पड़ा। जब वो सफ़ेद कार उस वैगन को क्रॉस करते हुए जाने लगी तो सबने उस कार वाले को देखना चाहा, लेकिन उसे देख ना सके। लीडर विक्रम ने शदीद हैरानी से कहा, माय गॉड, क्या मैंने जो देखा है वो तुम लोगों ने भी देखा है? अंजना ने कहा, मुझे तो ड्राइवर ही नज़र नहीं आया, वो कार ड्राइवर के बगैर जा रही है, क्या मेरी आंखों ने धोखा खाया है? विक्रम ने कहा, नहीं, मैंने भी यही देखा है, कोई ड्राइव नहीं कर रहा, अगली पिछली सीट पर भी कोई नहीं है। दूसरों ने भी तायद की, उन्होंने भी उस कार में किसी को नहीं देखा था। विक्रम ने कहा, गाड़ी चलाओ, रफ्तार बढ़ाकर उस कार के करीब ले चलो। वो गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। आगे वाली कार दूसरे रास्ते पर मुड़ गई। वो सब हैरान थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि उनकी नज़रों ने धोखा खाया। भला ये कैसे मुमकिन है कि ड्राइव करने वाला ना हो और कार खुद ब खुद चलती रहे। वैगन तेज़ रफ्तारी से चलती हुई उधर मुड़ गई जिधर सफ़ेद कार गई थी। ज़रा आगे जाकर वो कार नजर आई। उनकी गाड़ी उस कार के करीब पहुंचकर रुक गई। उन सब ने उतरकर कार के करीब आकर देखा, वो खाली थी। एक ने कहा, यह चलते वक्त भी इसी तरह खाली नजर आई थी, कैसे मालूम होगा कि इसका मालिक कौन है? अली उनके करीब ही खड़ा था। उनसे कुछ फासले पर एक शख्स खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। वो सब उसके पास गए। एक ने पूछा, क्या आपने इस कार के मालिक को देखा है? उसने पूछा, कौन सी कार? वो जो सफ़ेद टोयोटा करोला है। अली ने उस अजनबी की ज़ुबान से कहा, अरे वो कार, वो तो कल से यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन हमने तो अभी इस कार को पिछली सड़क पर देखा था। ऐसी कितनी सफ़ेद कारें होती हैं, क्या इसका नंबर भी यही था? वो लोग ड्राइवर के बगैर चलती हुई कार को देखकर इतने हैरान हुए थे कि किसी को कार का नंबर पढ़ने का ख्याल नहीं आया। करीब ही एक परचून की दुकान थी। वो लोग उस दुकान के पास आए। दुकानदार एक ग्राहक को सौदा देते वक्त कह रहा था, उधार ले जा रहे हो, वादे के मुताबिक रकम अदा कर देना। अली उसके दिमाग में पहुंच गया। अंजना ने उससे पूछा, क्या आप इस कार के मालिक को जानती हैं? दुकानदार ने कार की तरफ देखते हुए कहा, वो कार, मैं तो इसे कल से देख रहा हूँ, पता नहीं कौन छोड़ गया। विक्रम ने साथियों से कहा, चलो, हमने कार का नंबर नहीं देखा था, शायद ये दूसरी कार है। अंजना ने कहा, ये वही है, मैंने कार की बॉडी पर वो कार्टून स्टिकर देखा था। विक्रम ने उस कार के पास से गुजरते हुए कहा, ऐसा स्टिकर दूसरी कार में भी हो सकता है, और ये दूसरी कार है, बहस ना करो, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। वो सब अपनी वैगन में आकर बैठ गए। उनसे पहले अली वहाँ जाकर बैठ गया था। वह अपनी मंजिल की तरफ जाते वक्त इसी बहस में उलझे हुए थे कि उनकी नज़रों ने धोखा खाया था। विक्रम कह रहा था, मेरी नज़रें कभी धोखा नहीं खाती, मैंने साफ तौर से उस चलती हुई कार को देखा था। ये कैसी उलझा देने वाली बात है कि ड्राइवर भी नहीं था। वो गाड़ी एक कोठी के अहाते में जाकर रुकी। 2 अफराद ने उस गाड़ी के दरवाजे खोले। वो अंदर बैठे रहे। दरवाज़ा खोलने वालों ने उनके पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात चेक किए, फिर मुतमईन होकर कहा, तशरीफ़ लाएं, चौधरी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। चौधरी सलामतुल्लाह एक ऐसा सियासतदान था जो असम्बली में जाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता था और ना ही वह इक़्तिदार की कुर्सी का ख्वाहिशमंद रहता था। वह मुख्तलिफ पार्टियों के सियासतदानों को आपस में लड़ाता था। किसी स्याहकार का दामन धोकर उसे बेदाग बना देता और किसी शरीफ और बेदाग सियासतदान पर कीचड़ उछाल कर उसे दागदार बना देता। जब से ये शोर उठा था कि सियासतदानों का एहतसाब होगा, तब से चौधरी सलामतुल्लाह की चांदी हो रही थी।
वह ऐसा लॉन्ड्रीमैन बन गया था जो किरदार पर लगे हुए धब्बों को धो सकता था, जो इल्ज़ाम लगाया जाता उसका तोड़ कर सकता था। उसके पास ऐसे ऐसे हथकंडे थे जिनके जरिए वो किसी भी मुखालिफ को चारों शाने चित कर देता। पड़ोसी मुल्क से जो 7 बंदे इंपोर्ट किए गए थे वो भी उसकी सियासी चालों में काम आने वाले थे। एक बड़े से ड्राइंग रूम में चौधरी ने इन सातों का इस्तकबाल किया। फिर वो सब एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल के अतराफ आकर बैठ गए। वहाँ इम्पोर्टेड शराब की बोतलें और शीशों के नाजुक गिलास रखे हुए थे। ताज़ा फल और खुश्क मेवे भी थे। चौधरी ने कहा, यहाँ जाम है, शराब है, जन्नत के मेवे और हूरें सब कुछ हैं। विक्रम ने अपनी साथी हसीनाओं के बारे में कहा, चौधरी साहब, ये 3 हूरें जो मेरे साथ आई हैं बिल्कुल अछूती हैं। अब तक किसी ने इन्हें हाथ नहीं लगाया है। आपकी शतरंज की बिसात पर जो बड़े मोहरे हैं ये उन मोहरों के लिए हैं। ये कोशिश करेंगी कि इनकी इज्जत पर आंच ना आए, और अगर आ जाए तो कामयाबी लाजमी होगी। इनसे मिलें। ये अंजना है, ये शिल्पा है और ये गौरी। वह तीनों उठकर उनके खाली जाम भरने लगी। जब सबने पीना शुरू किया तो चौधरी ने विक्रम की तरफ चंद तस्वीरें बढ़ाते हुए कहा, यह मलिक मुख्तार अहमद है, बड़ी अच्छी शोहरत का मालिक है। इसने कौमी ख़जाने से कभी कुछ नहीं लिया। करप्शन और अकरबा परवरी जैसे इल्ज़ामात इस पर आयद नहीं किए जा सकते, लेकिन इस पर कोई बड़ा इल्ज़ाम आना चाहिए। एक पार्टी इस पर कीचड़ उछालने के लिए बहुत बड़ी रकम दे रही है। विक्रम ने कहा, हमें आपकी बड़ी रकम से कोई दिलचस्पी नहीं। आप हमारी तंजीम राह के काम आते रहते हैं, हमारे नए आने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहते हैं, इसलिए हम भी आपसे ताउन करेंगे। आप मलिक मुख्तार अहमद की कमज़ोरियाँ बताएं। आदम का बेटा है, आदमी वाली गलतियाँ करता है, हसीन औरतों पर मरता है, लेकिन बहुत मोहतात रहने का आदी है। गुनाह के इल्ज़ाम से बचने के लिए पहले निकाह पढ़वाता है, उसके साथ कुछ अरसा गुजारता है, फिर उसे तलाक दे देता है। उस वक्त तक उसे कोई दूसरी हसीना पसंद आ जाती है। विक्रम ने कहा, जो तीर और तलवार से नहीं मरता वो औरत के एक ही वार से मर जाता है। अंजना, ये तस्वीर देखो, मलिक मुख्तार तुम्हारा शिकार है। अंजना तस्वीर लेकर देखने लगी। चौधरी ने कहा, यह मलिक बड़ा होशियार बंदा है। इसने आज तक अपने पीछे किसी करप्शन का और किसी गुनाह का कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसलिए बेदाग सियासतदान कहलाता है। अंजना ने कहा, यहाँ के हालात के मुताबिक मलिक मुख्तार आजकल सियासत से फारिग होगा। मेरा ख्याल है इसकी कोठी में इससे मुलाकात हो सकेगी। हाँ, ये इस्लामाबाद से घर वापस आ गया है। फारिग औकात में तुम्हें काफ़ी वक्त दे सकेगा। मैं तुम्हारी और इसकी तस्वीरों के साथ इसकी गुफ्तगू का भी ऑडियो कैसेट चाहता हूँ। आपकी मतलूबा चीज़ें मिल जाएंगी। हम 3 लड़के हैं, 3 का और इंतज़ाम कर दें। 6 लड़कियों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म मंगवा दें। मैं कल सुबह स्कूल के इमदादी शो के लिए चंदा मांगने जाऊँगी। पता नहीं हम में से किस पर मलिक का दिल आ जाए। विक्रम ने कहा, कल तक ये काम हो जाए। जल्द से जल्द हमारा इस्लामाबाद पहुँचना ज़रूरी है। चौधरी ने कहा, जल्दी ना करो, मेरे और भी कुछ काम है। आप बाकी काम के लिए इस्लामाबाद आएँ। वो ऐसी जगह है जहाँ बैठकर किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। वो बोलने के दौरान अपने जाम की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अली ने वो जाम उठाकर उसके हाथ में दे दिया। उसने चौंक कर अपने हाथ में जाम को देखा, फिर कहा, ये आप यहाँ से उठकर मेरे हाथ में कैसे आ गया? चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, तीसरे ही पैग में चढ़ गई। भाई, तुमने मुझसे बातें करते करते खुद इसे उठाया। वह हैरानी से अपने हाथ में उस जाम को देखने लगा। खुद को समझाने लगा कि शायद उसने खुद इसे मेज़ पर से उठाया था। इस सिलसिले में बहस करेगा तो यही समझा जाएगा कि उसे चढ़ गई है। उसने एक घूंट पीकर कहा, कुछ समझ में नहीं आता कि कभी कभी क्या हो जाता है। चौधरी ने पूछा, क्या हो जाता है? अभी हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, हमने अपने करीब से एक ऐसी कार को गुजरते देखा जिसे कोई नहीं चला रहा था, मगर वो चल रही थी। चौधरी ने कहका लगाया, फिर कहा, भाई विक्रम, और ना पियो, अभी हम आउटिंग के लिए जाएंगे। अंजना ने कहा, चौधरी साहब, विक्रम 10 पैग पीकर भी होश में रहता है। फिर मैं तो नशा नहीं कर रही हूँ, पूरे होश हवास में रहकर कह रही हूँ कि हम सब ने ड्राइवर के बगैर एक कार को अपने करीब से गुजरते देखा था। अंजना ने ऐसा कहते वक्त देखा। उसके चेहरे पर जुल्फ़ों की जो एक लट थी वो खुद ब खुद चेहरे से हटकर सर पर चली गई थी। वो गुमसुम सी रह गई। थोड़ी देर तक हरकत करना भूल गई। अपने दिल को समझाने के लिए सोचने लगी, ये हवा से ऐसा हुआ है। मैं खुली हुई खिड़की के करीब हूँ, हवा इतनी आ रही है कि मेरी लट चेहरे से हट सकती है। वह दिल को बहला रही थी कि हवा है, हवा नहीं है, लेकिन अंदर से अजीब सा तजस्सुस चुटकियाँ लेने लगा। चौधरी ने कहा, भाई अब पीने का ब्रेक करो, वापसी पर फिर पीने की महफिल जमेगी। अभी शालामार जाएंगे, फिर मैं लाहौरी चरगे खिलाऊंगा। अंजना ने कहा, मेरा कमरा कौन सा है, मैं चेंज करूंगी। चौधरी ने मुलाजिम को बुलाकर कहा, इन्हें कोई एक बेडरूम दिखाओ। मुलाजिम उसकी अटैची उठाकर उसके साथ एक बेडरूम में आया, फिर अटैची रखकर चला गया। अंजना ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर अटैची को उठाकर बेड पर रखा। इसे खोलकर अपने लिए दूसरे लिबास का इंतखाब करने लगी। अटैची से मुख्तलिफ लिबास निकालकर बिस्तर पर रखे, फिर उसने एक साड़ी पहन ली। उसे लेकर आईने के सामने आ गई। उसे अपने बदन पर रखकर देखने लगी कि इस लिबास में कैसी लगेगी।
फिर वो आईने के पास से पलटकर अटैची के पास आई। बाकी मलबूसात उठाकर वापस अटैची में रखना चाहती थी। एकदम चौंक गई। उसके एक ब्लाउज के सीने पर स्याह मार्कर से लिखा हुआ था, अंजना आई लव यू। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह स्याह मार्कर ब्लाउज के करीब रखा हुआ था। अंदाजा होता था कि किसी ने अभी लिखा था और लिखने वाला उसके आसपास कहीं है। वह खौफजदा होकर कमरे से भागना चाहती थी, मगर जा नहीं रही थी। अली उसे जाने के इरादे से बाज रख रहा था। वो सोचने लगी कि डरती है तो भागती क्यों नहीं है, और भागना नहीं चाहती तो फिर डरती क्यों है। उसने सर झुकाकर तहरीर को देखा। अली ने उसकी सोच में कहा, कोई मेरा दीवाना है, उसने प्यार लिखा है, दुश्मनी नहीं लिखी। मैं सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि वो दिखाई नहीं देता और मुझे देखता रहता है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि ऐसे अनोखे महबूब के बारे में पहले कभी सुना ना पड़ा। हाय, ये कौन है? वो अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर अब अपने तौर पर सोचने लगी। हाँ, इस तहरीर से मालूम होता है कि वो मुझे चाहता है, मगर यह चाहत है कि वो मुझे खौफजदा कर रहा है। अली ने उसकी सोच में कहा, इंसान खुद डरता है, अगर डरना ना चाहे तो कोई उसे डरा नहीं सकता। उसने मोहब्बत से आई लव यू लिखा और मैं डर गई। अगर वो मेरे कानों में बोलेगा तो शायद हमारे खौफ के मर जाऊंगी। वो बेख्तियार बुड़बुड़ाने लगी, नहीं, मैं नहीं डरूंगी। वो मेरा दुश्मन नहीं है। मैं चाहती हूँ वो बोले, कुछ बोले, मुझे यकीन दिलाए कि वो कोई यासेब नहीं है, एक जिंदा हस्ती है और वो मेरे लिए है। उसे कान के पास सरगोशी सुनाई दी, हाँ, तेरे लिए हूँ। वह खौफ से उछल कर खड़ी हो गई। अपने दाएं बाएं देखने लगी। उसे अब दूर से आवाज़ सुनाई दी, सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। तुमने बोलने के लिए कहा, मैं बोल पड़ा, अब नहीं बोलूँगा। वो बोली, नहीं, अब नहीं डरूंगी। मुझसे बातें करो, अपने बारे में बताओ, मेरे लिए अजनबी और असेब बनकर ना रहो। अजनबियत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं। इस कमरे से बाहर तुम्हारे इंतज़ार हो रहा है। मैं नहीं चाहता उन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम हो। तुम फ़ौरन लिबास बदल कर जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहती, ना जाओ। तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे महसूस करती रहोगी। बाहर इसलिए जा रहा हूँ कि तुम लिबास बदलने वाली हो। तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू टू। मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम जा चुके हो? उसे जवाब नहीं मिला। उसने दूसरी बार फिर तीसरी बार मुखातिब किया। खामोशी के बायस यकीन करना पड़ा कि वो जा चुका है। अली ड्राइंग रूम में आ गया। विक्रम फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। अली उसके अंदर पहुंच गया। दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, सुबह तक अपनी टीम के साथ पहुंचो, अंजना को वहीं छोड़ दो, वो कल रात तक चली आएगी। अंजना के साथ उस मुसलमान को रहने दो, क्या नाम है उसका, हाँ, हक नवाज, उसे भी वहीं रहने दो। यहाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान जो सर्द जंग जारी है, हमें उससे फ़ायदा उठाना है। विक्रम ने कहा, सर, मैं अब यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, सुबह से पहले ही इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर चौधरी से बोला, हम आपको मेज़बानी की जहमत उठाने नहीं देंगे। हमारे जोनल ऑफिस ने सुबह से पहले हमें इस्लामाबाद में तलब किया है, हमें अभी जाना होगा। मेरे काम का क्या होगा? अंजना यहाँ रहेगी और ये जवान हक नवाज भी रहेगा। कल तक आपका काम हो जाएगा। अंजना और नवाज कल रात को यहाँ से जाएंगे। अंजना के बेडरूम का दरवाज़ा खुला। वो साड़ी ज़ेबतन किए बाहर आई। उसे अपने करीब सरगोशी सुनाई दी, बहुत हसीन लग रही हो। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। फिर सरगोशी सुनाई दी, तुम्हारे साड़ी पहनने का अंदाज़ बड़ा दिलकश है। वाहिस्ता से बोली, इतनी तारीफ ना करो, मैं मगरूर हो जाऊंगी। वाहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम में आई। विक्रम ने उसे बताया कि वो अपनी टीम के साथ अभी इस्लामाबाद जा रहा है। वो यहाँ हक नवाज के साथ रहेगी। कल रात तक उसे इस्लामाबाद पहुँचना चाहिए। फिर विक्रम ने उसे एक तरफ ले जाकर सरगोशी में कहा, जोनल ऑफिसर कल तुम्हें किसी वक्त फ़ोन करेगा। उसका कोडवर्ड होगा, तुम चांद का टुकड़ा हो। जवाबन तुम कहोगी, इस टुकड़े को जोड़ दो। ये अल्फाज याद रखो। फिर वो चौधरी के पास आ गई। अंजना ने कहा, चौधरी साहब, ये लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप आउटिंग का प्रोग्राम रहने दें। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, आराम करूंगी। आज ज़रा जल्दी सो जाऊंगी। भाई, इतनी जल्दी सोने की बात ना करो। मैं तुम्हें लाहौरी चरगे खिलाऊंगा, तफरी ना सही, खाने के लिए ज़रूर चलो। अली ने कान के बिल्कुल करीब धीमी आवाज़ में कहा, चली जाओ, मैं भी एक ज़रूरी काम से जाना चाहता हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। वो चौधरी से बोली, आपकी ज़िद है तो चलूँगी, लेकिन 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी, बहुत थकी हुई हूँ। दूसरी तरफ अली ने फ़खरुद्दीन के पास आकर पूछा, आपके सौतेलों का क्या हाल है? रोज़ी आई थी, मैंने उसे बाहर गेट से ही वापस कर दिया और उसके दिमाग में ये बात डाल दिया कि मेरे बेडरूम में बहुत बड़ी रकम है। वो यकीनन आज रात उस रकम को चुराने की कोशिश करेगी। आप ख्वामख्वाह सौतेली बहन और सौतेले बेटे को इतनी ढील दे रहे हैं। मैंने आपकी खातिर उन्हें चलने फिरने के काबिल छोड़ा है, वरना इस बुरी तरह अपाहिज बना देता कि सारी ज़िंदगी फुटपाथ पर घसीट घसीट कर भीख मांगते रहते। बेटे, उनकी माँ मेरी शरीक हयात थी। उस मरहुमा की खातिर मैं चाहता हूँ कि वो ठोकरें खाकर राह रास्त पर आ जाएं। वो कभी राह रास्त पर नहीं आएंगे। वो कई बार आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर चुके हैं। आप अपनी हिफाजत करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके हर हमले से महफूज रहें। कभी धोखा खा सकते हैं। मैं समझता हूँ, मुझे आखिरी बार कोशिश करने दो।
अगर वो अपनी मुसलसल नाकामियों से सबक हासिल नहीं करेंगे तो मैं उन्हें कोई मुनासिब सज़ा दूंगा। उन दोनों ने रोज़ी और मुराद के दिमागों में पहुंचकर देखा। वो आधी रात के बाद डाका डालने का इरादा रखते थे और इस वक्त इस सिलसिले में फ़खरुद्दीन की कोठी के पास आए हुए थे और अतराफ़ का पहले से जायज़ा ले रहे थे। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि आहनी गेट खुला हुआ था, कोई चौकीदार नहीं था। अहाते के अंदर दूर तक कोई मुलाजिम भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुराद ने कहा, क्या ख्याल है, अंदर जाकर देखा जाए? रोज़ी ने कहा, आओ, जब लिफाफा खुला है तो खत पढ़ा जा सकता है। दरवाज़ा खुला हो तो कुत्ता भी घर में घुस जाता है। हम सौतेले सही मगर बेटा बेटी हैं, अगर पकड़े गए तो कह सकते हैं कि बाप से मिलने आए हैं। वो गेट से दाखिल होकर अहाते में आए, फिर बागीचे से गुजरते हुए कोठी के दरवाजे पर पहुंचे। इरादा चोरी का था, बाप से मिलने का नहीं था, इसलिए कॉल बेल का बटन नहीं दबाना चाहते थे। मुराद ने बंद दरवाजे को हाथ लगाया तो ज़रा सा खुल गया। उन्हें यूं लगा जैसे तकदीर का दरवाज़ा खुल चुका है। वो अंदर आए, एक कॉरिडोर से गुजरते हुए ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचे तो फ़खरुद्दीन को देखकर ठिठक गए। वो एक सोफे पर बैठा हुआ बड़े नोटों की गड्डियां गिन रहा था। सेंटर टेबल पर बेशुमार गड्डियां रखी हुई थीं। दोनों बहन भाइयों ने एक साथ इतने नोट पहले कभी नहीं देखे थे। वो हैरानी से देखते रह गए। फ़खरुद्दीन ने सर उठाकर उन्हें देखा, फिर कहा, आओ बैठो। मुराद ने अपने लिबास को टटोल कर इत्मीनान किया कि अंदर रिवॉल्वर मौजूद है। फिर वो दोनों सेंटर टेबल के सामने एक सोफे पर आकर बैठ गए। फ़खरुद्दीन ने कहा, सब असली हैं, कोई सी भी गड्डी उठाकर देख लो। मुराद ने कहा, मेरे पास भी एक असली चीज़ है, पहले मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा, फिर तुम्हारे असली नोट चेक करके ले जाऊंगा। उसने अपना हाथ लिबास के अंदर ले जाना चाहा, लेकिन लिबास को छूकर हाथ वापस आ गया। फ़खरुद्दीन ने कहा, हाँ तो साहबजादे, वो असली चीज़ दिखाओ। वो अपना हाथ लिबास तक ले जाकर वापस ले आया। रोज़ी ने परेशान होकर उसे देखा, फिर आस्तगी से पूछा, क्या हुआ, उसे निकालते क्यों नहीं? इस बार मुराद दोनों हाथ लिबास की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन दोनों हाथ सर पर ले गया। फिर सर के बालों को टटोलते हुए बोला, यहीं छुपा कर रखा था, पता नहीं कहाँ गया। वो गुस्से से बोली, पागल हुए हो, इतनी बड़ी चीज़ क्या बालों में छुपाई जा सकती है? वो यहाँ लिबास में है। उसने मुराद के लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया। मुराद ने उसे एक थप्पड़ मारकर कहा, खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना। वो थप्पड़ खाकर नीचे गिरी, फिर फौरन उठकर मेज़ पर से गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। अली उसके दिमाग में घुसा हुआ था और फ़खरुद्दीन मुराद की खोपड़ी उलट रहा था। गुलदान की मार से उसके सर से खून बहने लगा। उसने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर फ़खरुद्दीन को देते हुए कहा, मेरे सौतेले बाप, इसे पकड़ो, मैं अभी इस कमीनी का मुंह तोड़ता हूँ। वो फ़खरुद्दीन को रिवॉल्वर देकर रोज़ी की पिटाई करने लगा। उसकी जुल्फ़ें दोनों मुट्ठियों में जकड़कर झटके देने लगा। रोज़ी ने फ़खरुद्दीन के पास आकर उससे रिवॉल्वर लेकर गोली चलाई। मुराद का एक हाथ जख्मी हुआ, उसने दूसरी गोली चलाई, दूसरा हाथ जख्मी हुआ। फिर वो रिवॉल्वर को फ़खरुद्दीन के कदमों में फेंक कर मुराद से बोली, भाई चलो हम आईना देखें। मुराद के दोनों हाथों से लहू बह रहा था, सर से भी लहू जारी था। ये मंजर उसने आईने में देखा। रोज़ी अपना हाल देखकर चीख पड़ी। दोनों के दिमागों को आज़ाद छोड़ दिया गया। उन्होंने आईने के पास से पलट कर देखा। फ़खरुद्दीन ने कहा, आओ बैठो। वो दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। फ़खरुद्दीन ने पूछा, ये नोटों की गड्डियाँ कैसे उठा कर ले जाओगे? तुम्हारे दोनों हाथ जख्मी हैं और तुम इस हुलिये में चुड़ैल लग रही हो। ये गड्डियाँ उठाकर इस साल में बाहर कैसे जाओगी? वह झुंझलाकर पाँव पटकते हुए बोली, ये क्या हो जाता है? जब भी तेरी दौलत छीनना चाहती हूँ मुझ पर मुसीबतें नाजिल हो जाती हैं। मेरे हाथ कुछ नहीं आता, मेरी तौहीन होती है, मैं बुरी तरह जलील होती हूँ। मुराद ने परेशान होकर कहा, और मेरा तो मुंह काला हो गया है, मेरे दोनों हाथ जख्मी हो गए, मैं नोटों की एक गड्डी भी नहीं उठा सकता, मैं अपने ही रिवॉल्वर से जख्मी हो गया। बुड्ढे, तूने क्या सिर्फ हमें बर्बाद करने वाला जादू सीखा है? मैं क्या जादू करूँगा? तुम दोनों के नसीब में जिल्लत और नाकामियाँ हैं। संभलने वाले एक ठोकर से संभल जाती है। तुम दोनों बार बार की ठोकरों से कोई सबक हासिल नहीं कर रहे हो। अगर अब ये समझ रहे हो कि बदमाशी से कुछ हासिल कर सकोगे तो अगली बार तुम्हें ऐसी जिल्लत नहीं, मौत मिलेगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यह शहर छोड़कर ऐसे जाओ कि वापसी का रास्ता याद ना रहे। और अगर तुम उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुराद ने उस पर छलांग लगाई। फिर उसकी गर्दन दबोच कर बोला, मेरे हाथ जख्मी हैं मगर कमज़ोर नहीं है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अली ने रोज़ी को दौड़ाया। उसने फिर गुलदान उठाकर भाई के सर पर दे मारा। उसके सर के पिछले हिस्से से भी खून बहने लगा। फ़खरुद्दीन ने कहा, अली तुम दुरुस्त कहते थे, ये दोनों किसी वक्त भी धोखे से मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। अली ने मुराद के अंदर पहुंचकर जलजला पैदा किया। वो चीखें मारकर फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। फिर उसने रोज़ी के दिमाग में जलजला पैदा करते हुए कहा, अब ये दोनों ऐसी अजियतों से गुजरते रहेंगे और सुबह तक जहनी तवाज़ुन खो देंगे। अब ये अपनी मौत तक पागल खाने में रहेंगे। अली वहाँ से वापस आकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अंजना वापस आ चुकी थी।
और इस वक्त अपने बेडरूम में थी। इस दौरान अली चौधरी की उस कोठी में रहा था और ख्याल ख्वानी के जरिए फ़खरुद्दीन रोज़ी और मुराद के मामलात निपटाता रहा था। अंजना एक सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। ऐसे वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने सोफे से उठकर दरवाजे के करीब आकर पूछा, कौन है? उसे अपने कान के बिल्कुल करीब सरगोशी सुनाई दी, मैं हूँ। वह हैरानी से बोली, अगर बाहर से दस्तक दे रहे थे तो यहाँ अंदर मेरे कान के पास कैसे बोल रहे हो? मैंने कमरे के अंदर आकर दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाज़ा खोलने की जहमत न करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा है कि मेरे पास और मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। प्लीज़ मेरे सामने आओ। मैं रोशनी में किसी को नज़र नहीं आता, अगरचे अंधेरे में भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम मुझे छू सकोगी। तारीकी में मेरा जिस्म ठोस हो जाता है, तुम मेरा हाथ पकड़ सकोगी, फिर तो मैं अंधेरा करूँगी। मैं तुम्हें छूना और पाना चाहती हूँ। वो खिड़कियों के पास जाकर पर्दे बराबर करने लगी ताकि बाहर की हल्की सी रोशनी भी ना आए। फिर उसने स्विच बोर्ड के पास आकर लाइट्स ऑफ कर दी। गहरी तारीकी छा गई। अली ने गोली हलक से निकाल ली। ठोस जिस्म के साथ तारीकी में हाजिर हो गया। अंजना से बोला, हाथ बढ़ाओ। उसने हाथ आगे किया। अली ने उसे थाम लिया। अंजना का हाथ लरज रहा था। अली ने हाथ से आगे बढ़ते बढ़ते उसके भरे भरे बाजुओं को अपने हाथों में भर लिया। वो लरजने की बात ही थी। जो नजर नहीं आ रहा था उसने गिरफ्तार कर लिया था और अपनी सांसें उसकी सांसों में उतारने लगा था। वो कह रही थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे नसीब में ऐसा मर्द होगा जो ख्वाब ख्वाब होगा, ताबीर की तरह मिलेगा और मिलते मिलते भी ख्वाब रहेगा। मेरे नादीदा महबूब, क्या तुम कभी नजर नहीं आओगे? नहीं, मैं रोशनी में मिट जाता हूँ, तारीकी में मेरा जिस्म ठोस हो जाता है। मैं देखा जा सकता हूँ मगर अफसोस तारीकी में आंखें नहीं देख सकती। क्या मैं इसी तरह ज़िंदगी गुजारूंगी? तुम्हारा नुकसान क्या है? यह एहसास सताता रहेगा कि तुम्हें निस्फ पाने के दौरान निस्फ गुम करती रहती हूँ। ना तुम मजबूर हो ना मैं मजबूर करूँगा। जब चाहो मुजादे को छोड़कर जा सकोगी। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। ऐसी बात ना करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हमेशा साथ रहने के लिए हम मजाज और हम ख्याल होना ज़रूरी है। सबसे काबिल एतराज़ बात यह है कि तुम अपने ख्याल के मुताबिक अपने देश के लिए खिदमात इंजाम देने आई हो और मेरी नज़रों में तुम मेरे मुल्क के दुश्मन हो। अगर तुम चौधरी की तरह राह के मुकामी एजेंट बन जाओ तो फिर मुझे दुश्मन नहीं दोस्त कहोगे। तुम हमारे दोस्त बन जाओ। मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए अपने मुल्क से दुश्मनी नहीं करूँगा। ऐसा ना कहो। तुम समझ रहे हो कि मैं कितनी हसीन हूँ। मैं हर तरह से तुम्हें खुश करती रहूँगी। तुम मेरी बात मानते रहो। तुम दुनिया की पहली और आखिरी हसीना नहीं हो। कदम कदम पर एक से बढ़कर एक हसीन दोशीज़ा मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान एक ही है। ये तुम्हारे जैसी मूली गाजर की तरह हर जगह नहीं मिलता है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मुल्क दुश्मनी से बाज आ जाओ, तुम्हारी इज्जत और अहमियत बढ़ जाएगी। अभी मेरी कोई इज्जत और अहमियत नहीं है तो मेरे पास क्यों आए हो? तुम चाहोगी तो तुम्हारी इज्जत होगी, वरना कल मलिक मुख्तार के पास जाओगी, फिर इस्लामाबाद पहुंचकर दूसरे मुल्क और चौधरियों के पास पहुंचती रहोगी। क्या इज्जत वालियाँ ऐसी होती हैं? मैं राह का मिशन पूरा करने के लिए दूसरों के पास जाऊंगी, लेकिन मोहब्बत तुमसे करती रहूंगी। मैं उस उगालदान को हाथ भी नहीं लगाता जिसमें दूसरे थूकते हों। वो गुस्से से उठकर बैठ गई, चीख कर बोली, फिर क्यों हाथ लगा रहे हो? इसलिए कि अभी उगालदान नहीं हो, कल से बनने वाली हो। तुम बदमाश हो, मक्कार हो, अपना मतलब निकाल कर मेरी तौहीन कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारे उसके बदले तुम्हें सलामती और हिफाजत से हिंदुस्तान पहुंचा सकता हूँ, वरना मुल्क दुश्मनी के नतीजे में ये बदमाश कैसी कैसी बदमाशियाँ करेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तुम कोई बदमाशी नहीं कर सकोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम बता चुके हो कि अंधेरा होते ही तुम्हारा जिस्म ठोस हो जाता है। मेरे लोग तुम्हें तारीकी में पकड़ कर कत्ल कर देंगे। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फिर चौधरी की आवाज़ आई, अंजना क्या बात है, क्यों चीख रही हो, क्या अंदर कोई है? वह फौरन बिस्तर से उतर गई। लिबास दुरुस्त करते हुए तारीकी में अंदाजे से चलकर दरवाजे के पास आई। फिर बोली, हमारा एक दुश्मन है, हमें अपने मिशन में कामयाब नहीं होने देगा। अपने मुलाजमों को बुलाओ, अपनी गन लेकर आओ। तुम दरवाज़ा तो खोलो, मुझे उससे बात करने दो। मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो रोशनी अंदर आएगी और वो गायब हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो? क्या वो जिन भूत है जो अंधेरे में रहता है और रोशनी में गायब हो जाता है? मैं जो कह रही हूँ वो जल्दी करें, बल्कि मेन स्विच ऑफ कर दें। ये कोठी में जहाँ भी जाएगा तारीकी में पकड़ा जाएगा। चौधरी ने वहाँ से जाकर मेन स्विच ऑफ कर दिया। दो मुलाजमों को साथ लेकर अंधेरे में ठोकरें खाता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। फिर दस्तक देकर बोला, मैं आ गया हूँ, मेरे मुलाजिम भी और मेरे साथ गन भी है। उसने दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। तारीकी में चौधरी की आवाज़ गूंजने लगी, खबरदार, यहाँ जो भी है अलमारी से लगकर खड़ा हो जाए, मेरे मुलाजिम तुम्हें पकड़ लेंगे। अलमारी के पास नहीं आओगे तो मैं गोली मार दूंगा। अली ने उसके सर पर एक चपत मारी। वह बुखला कर बोला, कौन है? अली ने कहा, गधे के बच्चे, तुझे अंधेरे में नजर नहीं आ रहा है क्या गोली अपने बाप को मारेगा? उसने एक मुलाजिम से कहा, जल्दी जाओ, मेन स्विच ऑन करो।
मुलाजिम अंधेरे में रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ा, फिर एक जगह अंजना से टकरा गया। अंजना ने उसे लिपट कर कहा, पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया है। मुलाजिम की आवाज़ आई, बीबी जी मैं हूँ। उस वक्त तक अली मेन स्विच के पास पहुंच गया था। उसे ऑन किया तो पूरी कोठी रोशन हो गई। चौधरी ने कमरे की लाइटें भी ऑन कर दी। वो मुलाजिम से अलग हो गई थी। इधर उधर देखकर बोली, तुमने रोशनी क्यों की? वो गायब हो चुका है, अब नजर नहीं आएगा। चौधरी ने कहा, अंधेरे में हम एक दूसरे को नजर नहीं आते, वो कैसे नजर आ जाता? उसने मेरे सर पर चपत मारी थी। वो बोली, ये मालूम करना होगा कि वो कौन है। वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। मैं यहाँ मुसलमान बनकर आई हूँ और वो मुझे हिंदू की हैसियत से जानता है। उसे मालूम है कि तुम भी राह के लिए काम करो। वो घबरा कर बोला, वो जासूस तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंच गया? वो एयरपोर्ट से हमारे पीछे था। वही नादीदा शख्स कार चला रहा था और हमें नजर नहीं आया। वो मेरे बेडरूम में भी था और नजर नहीं आ रहा था। वो अब भी यहाँ मौजूद होगा मगर हमें दिखाई नहीं देगा। अंजना उसे तफसील से बताने लगी। अलीनो ने वक्ती तौर पर नज़रअंदाज किया और राह के उससे जोनल ऑफिसर के पास पहुंच गया, जिसने इस्लामाबाद से फ़ोन पर विक्रम से गुफ्तगू की थी और अली ने विक्रम के जरिए उसकी आवाज़ सुन ली थी। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्दी शबाब पर थी, लेकिन इस्लामाबाद का सियासी मौसम बहुत गर्म था। आइंदा इक़्तिदार हासिल करने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदान सरगर्म नहीं थे, बल्कि गैर मुल्की एजेंसियाँ भी बेचैन थीं और अपने ज़र खरीद सियासतदानों को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए बड़ी सरगर्मी से साजिशों में मसरूफ़ थीं। इन गैर मुल्की एजेंसियों में मूसाद और राह के बड़े तजुर्बाकार और चालाक एजेंट अपने मंसूबों पर अमल कर रहे थे। और ये तो सभी जानते हैं कि अमरीकी एजेंसियाँ इब्तदा से ही किसी न किसी हवाले से मुसल्लत रहती आई हैं। अवाम चाहते थे एहतसाब हो, करप्ट सियासतदान और गैर मुल्की एजेंसियाँ चाहती थीं एहतसाब से बच निकलें। दूसरे दिन अंजना मलिक मुख्तार तक पहुँचने में कामयाब हो गई। उसके ज़रिए अली भी मलिक तक पहुँच गया। उसके चोर ख्यालात पढ़ने के बाद सोच में पड़ गया कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे मक्कार ज़माने। मलिक मुख्तार अपने सियासी कैरियर में करप्ट नहीं समझा जाता था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसने खुद को बेदाग रखने के लिए कौमी ख़जाने को नहीं लूटा, बैंक से कर्जे नहीं लिए, जबकि सियासतदान इलेक्शन लड़ने में करोड़ों रुपए लगाते हैं और कामयाब होने के बाद 1 के 10 कौमी ख़जाने से और मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करते हैं। मलिक मुख्तार ने पूरे 50 करोड़ मूसाद से हासिल किए ताकि पूरी कौम पर यह तासुर कायम रहे कि वो मुहिब वतन है। कौमी ख़जाने से कभी एक पैसा नहीं लिया। हमेशा कहता रहा, ख़जाना मेरी गरीब आवाम के लिए है। इक़्तिदार में रहने वालों ने करोड़ों रुपए की ज़मीन सिर्फ 2-4 लाख रुपए में गैर कानूनी तौर से हासिल की। मलिक मुख्तार ने बयान दिया, इस वतन अजीज़ की एक एक इंच ज़मीन अवाम की है। मैं कभी किसी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं जमाऊँगा। उससे बड़ा दयानतदार और मुहिब वतन सियासतदान भला और कौन हो सकता था? ये कोई नहीं जानता था कि मूसाद ने बैरून मुल्क उसकी पसंद की ज़मीन अलाट कराई थी। उसने साफ़ व शफ़ाफ किरदार का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वतन अजीज़ की सियासी गैरत को गिरवी रख दिया था। उसने मुल्क से बाहर जाकर अय्याशियाँ की थीं जो रिकॉर्ड में नहीं थी। मुल्क के अंदर भी वो मोहतात रहता था। अगर कोई हसीना पसंद आ जाती तो बड़ी राजदारी से उसके साथ वक्त गुजारता। अली ने अंजना से रब्ता नहीं किया, लेकिन मलिक मुख्तार के दिमाग पर कब्जा जमा कर अंजना के लिए इतनी सहूलतें फराहम की कि प्राइवेट ऐश कदे में एक वीडियो कैमरामैन को पहुंचा दिया, जिसके बाद मलिक मुख्तार और अंजना की एक शर्मनाक फिल्म तैयार हो गई। फिर मलिक मुख्तार ने अपने सेफ से कागजात निकालकर कैमरे के सामने उन्हें खोलकर बयान दिया कि इन कागजात के मुताबिक वो यहूदी तंजीम मूसाद से भारी रकम और बैरून मुल्क ज़मीन हासिल कर चुका है। जब अंजना वो कागजात और वीडियो फिल्म लेकर चौधरी के पास आई तो उसकी कामयाबी पर चौधरी खुशी से उछल पड़ा। राह के जोनल ऑफिसर तक ये खबर पहुंची तो उसने हैरानी से पूछा, तुमने इतनी शानदार कामयाबी कैसे हासिल की? क्या मलिक ने उस वीडियो कैमरामैन की मौजूदगी पर एतराज़ नहीं किया? अंजना ने इस्लामाबाद पहुंचकर ऑफिसर से कहा, विक्रम और दूसरे साथियों ने एक ऐसी कार देखी थी जो ड्राइवर के बगैर चल रही थी। फिर पीने के दौरान शराब का गिलास मेज से उठकर विक्रम के हाथ में आ गया। विक्रम और साथियों ने तायद की। अंजना ने कहा, वो एक नादीदा शख्स है, मैं उसे बातें कर चुकी हूँ और उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजार चुकी हूँ। जब उसने बताया कि वह हमारी तंजीम का दुश्मन है तो मैंने उसे दोस्त बनाने की कोशिश की, मगर वो बड़ा मुहिब वतन बनता है। मेरा उसे झगड़ा हो गया और वो चला गया, मगर मैं यकीन से कहती हूँ वो मेरे साथ रहता है। तुम यकीन से कैसे कह सकती हो? उस नादीदा शख्स ने ही वीडियो कैमरामैन को वहाँ पहुँचाया होगा, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। जब वो हमारा दुश्मन है तो फिर उसने तुम्हारी कामयाबी के लिए ऐसा क्यों किया? सर, वो बहुत चालाक और ख़तरनाक है। उसने जो कुछ किया सोच समझ कर किया है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। ऑफिसर ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? मैं लाहौर से चौधरी बोल रहा हूँ। ये अंजना ने मेरे साथ क्या मजाक किया है? जो वीडियो फिल्म देखकर गई है उसमें मलिक मुख्तार कहीं नहीं है। ये तो एक इंडियन फिल्म का वीडियो कैसेट है। क्या कह रहे हो? वो कागजात तो दुरुस्त हैं। कौन से कागजात? अंजना ने कहा था रुखसत होते वक्त एयरपोर्ट पर देगी, फिर ये कहकर चली गई कि इस्लामाबाद से भेज देगी। मेरे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। ऑफिसर ने पूछा, अंजना, यह चौधरी क्या कह रहा है?
तुमने उसे जो वीडियो कैसेट दिया उसमें एक इंडियन फिल्म है, और तुमने वो अहम कागजात भी उसे नहीं दिए। मैंने दिए थे, कैसेट भी। और वो कहते कहते रुक गई। अली उसकी सोच में बोलने लगा, मैंने कैसेट देते वक्त कागजात नहीं दिए थे। मैं कुछ अपसेट हो गई थी, पता नहीं वो कागजात कहाँ गुम हो गए हैं। विक्रम ने कहा, सर बात समझ में आ रही है। उस नादीदा दुश्मन ने वो वीडियो फिल्म अपनी प्लानिंग के मुताबिक तैयार कराई थी। उसने अंजना के पर्स से वो अहम कागजात और वीडियो फिल्म निकाल ली और इसकी जगह फजूल सा एक वीडियो कैसेट रख दिया होगा। अंजना ने कहा, बेशक ऐसा ही हुआ है। जो कामयाबी हम हासिल करना चाहते थे वही कामयाबी उसने मेरे जरिए हासिल की है। वो मेरे पीछे पड़ गया है सर। अफसर ने आसपास देखते हुए पूछा, क्या वो यहाँ हो सकता है? सभी अपने आसपास देखने लगे। अंजना उनसे दूर होकर आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ घूमते हुए बोली, क्या तुम हो? अगर हो तो मुझसे बोलो। उसे जवाब नहीं मिला। वो अपने अफसर से बोली, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, शायद वो तन्हाई में मुझसे बोले। वो दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, फिर बोली, यहाँ तन्हाई है, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं। वह ज़रा इंतज़ार करने के बाद फिर बोली, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुँचा है, मेरी बहुत बड़ी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम हमारी एजेंसी को नुकसान पहुँचाने के लिए मेरे साथ नादीदा बनकर रहोगे। तुम जानते हो कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, फिर चुपते क्यों? सामने नहीं आ सकते? लेकिन कुछ बोल तो सकते हो। उसे अपनी किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा था। ये यकीन हो रहा था कि वो मौजूद रही हैं। शायद वो लाहौर में ही रह गया है। वो कमरे से बाहर आकर बोली, सर वो शायद लाहौर में ही रह गया है। मैं उसे मुखातिब करती रही हूँ, उसकी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा। अफसर ने कहा, उसने हमसे दुश्मनी के लिए तुम्हारी जैसी हसीना को ठुकरा दिया है। उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जरिए एक मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई है। मेरा फैसला है कि तुम भारत वापस जाओ, मुझे अब दूसरी प्लानिंग करनी होगी। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राब्ता होने पर कहा, हेलो विजय खन्ना, मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं अपनी टीम के साथ एक प्रॉब्लम में हूँ। एक बहुत ही चालाक और पुरस्कार दुश्मन हमारे पीछे पड़ गया। मैं ऐसे में अपने मिशन को जारी रखना मुनासिब नहीं समझता। मेरे पास अफजाल अहमद का जो केस है वो बहुत अहम है, तुम उसे हैंडल करो, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। विजय खन्ना ने कहा, मैं वो केस ले रहा हूँ, लेकिन वो पुरस्कार दुश्मन कौन है? अगर वो सरकारी जासूस होगा तो तुम्हारा फ़ोन टैप हो सकता है। बेहतर है आर्जी तौर पर मुझसे रब्ता ख़त्म कर दो। अपने हालात लिख कर फैक्स करते रहो, यह तरीका मुनासिब रहेगा। राम प्रसाद ने कहा, ठीक है, आइंदा मैं यही करूँगा। उसने रब्ता ख़त्म करके अफजाल अहमद से रब्ता किया। उसे और उसके साथियों को सिर्फ इतना मालूम था कि अली नादीदा है। अब यह नहीं मालूम हुआ था कि वो ख्याल ख्वानी जानता है और एक दिमाग से दूसरे दिमागों तक पहुँचता जा रहा है। उसने फ़ोन पर कहा, हेलो मैं आरपी बोल रहा हूँ। वो जानता था कि अफजाल अहमद का फ़ोन टैप किया जाता है, इसलिए अपना पूरा नाम नहीं बता रहा था। राम प्रसाद का मुखफ़्फ़ आरपी कह रहा था। उसे जवाब में एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हेलो मैं नहीं जानती आरपी क्या होता है, क्या तुम अफजाल से बात करना चाहते हो? जी हाँ, मेहरबानी होगी, उनसे बात करा दें। अली उस बोलने वाली के अंदर पहुंच गया। वह रिसीवर एक तरफ रखकर कह रही थी, अफजाल तुम्हारा फ़ोन है, बात करो। वो वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में गई। दूसरे कमरे में एक उम्र रसीदा शख्स ने आकर रिसीवर उठाया, फिर कहा, हेलो कौन? मैं आरपी बोल रहा हूँ, आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगा। बड़ी मेहरबानी करोगे, क्या यही कहने के लिए फ़ोन किया है? नहीं, बात यह है कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, अब मेरी जगह वीके है, वो अभी आपसे रब्ता करने वाला है। तुम जैसे लोग छुट्टी पर जाते हो तो हम जैसे लोगों की छुट्टी कर देते हो। बहरहाल मैं तुम्हारे वीके से बात करूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अली उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। बरसों पहले वो यूके में पाकिस्तानी सफ़ीर था। लंदन में रिहाइश के दौरान एक यहूदी दोशीज़ा से मोहब्बत हो गई थी, फिर उससे शादी हो गई। पाकिस्तान वापस आने से पहले ये मसला पैदा हुआ कि यहूदियों का दाखिला ममनू है। इस यहूदी दुल्हन को पाकिस्तान में कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में तय पाया कि उस दुल्हन को मुसलमान का नाम दिया जाए और ये जाहिर किया जाए कि वो पहले ईसाई थी, अब उसने इस्लाम कबूल किया और उसका मौजूदा इस्लामी नाम ताहिरा अफजाल है। ताहिरा मुसलमान नहीं थी। उसने अफजाल को अपने रंग में रंग लिया। पहले एक बेटी पैदा हुई, फिर 2 बेटे। उन्हें भी ऐसी तरबियत दी कि वो नाम के मुसलमान रहे, वरना दिलो दिमाग में यहूदियत नक्श हो गई थी। लंदन से वापस आकर ताहिरा और अफजाल ने ऐसा चक्कर चलाया कि उसे मरकज़ी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अहम ओहदा मिल गया। बड़े बड़े सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन के रिकॉर्ड तक उसकी पहुंच थी। जहां बड़े बड़े सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन के रिकॉर्ड से आगे ही होती, वहां मुल्क के अहम राज भी मालूम होते थे और ये राज ताहरा और बच्चों के जरिए मुसाद एजेंसी तक पहुंचते रहते। राह वालों की कोशिश थी कि अफजाल अहमद उनकी एजेंसी के भी कुछ काम आए। वो लोग अपने जिन सियासतदानों को एहतसाब से बचाना चाहते थे, उनके करप्शन के सबूत अफजाल अहमद के पास थे। इस सिलसिले में अहम बात यह थी कि अफजाल अहमद अब एक रिटायर्ड सरकारी अफसर था। उसका अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। वो वहाँ के राजों तक तो क्या, एक फ़ाइल के कागज़ तक नहीं पहुँच सकता था। लेकिन उसने बड़ी ज़बरदस्त यहूदी चालें सीखी थी। उसने अपनी सर्विस के दौरान रिकॉर्ड्स रूम के तमाम अहम राजों को इस तरह चुराया था कि वो तमाम राज अपनी जगह मौजूद रहे और चोरी हो गई। उसने एक एक राज को कंप्यूटर डिस्क में महफूज कर लिया। वह तमाम छोटे छोटे डिस्क उसकी यहूदी बीवी ताहिरा ने छुपा रखे थे।
यहूदी तंजीम को सिर्फ इन राजों से दिलचस्पी थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की दाखिला और खारजा पॉलिसी से था। उनके अलावा सियासतदानों के जो मालनामे थे वो अफजाल अहमद ने ब्लैक मेलिंग के लिए रख छोड़े, जो अब काम आ रहे थे। उसकी बड़ी बेटी का नाम सायरा अफजाल था। सायरा से छोटे 2 भाई थे। वो तीनों लंदन में पढ़ते थे, जहां ताहिरा के यहूदी रिश्तेदार उन तीनों की अच्छी तरह ब्रेन वॉशिंग कर चुके थे। सायरा जूनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल करके पाकिस्तान आई थी। बाकी 2 बेटे लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे। अगरचे सायरा को पाकिस्तान से और दीन इस्लाम से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो यहाँ आकर शलवार कमीज़ बड़े शौक से पहनती, पाकिस्तानी खाने बड़े शौक से खाती और यहाँ की ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी लेती जो यूरोप में कहीं नहीं मिलती। मसलन किसी बंदर वाले का तमाशा देखने लोगों की भीड़ में खड़ी हो जाती, सुपेरों को कोठी में बुलाकर उनकी बीन सुनती और सांपों को देखकर खुश होती। अली ये तमाम तफसीलात अफजाल अहमद के चोर ख्यालात से मालूम कर रहा था। उसी वक्त मुलाजिम ने आकर कहा, जनाब एक शख्स मिलने आया है, कहता है उसे वीके ने आपके पास भेजा है। उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठकर ताहिरा के कमरे में आया, फिर बोला, डार्लिंग रा का एक मुर्गा है, ड्राइंग रूम में बैठेगा। वो उठकर बोली, तुम जाओ, मैं अपना काम करूँगी। अली को उनके चोर ख्यालात ने बताया कि जब कोई अहम सौदा करने आता है तो ताहिरा कोठी के एक रिकॉर्डिंग रूम में जाती है और ड्राइंग रूम में बैठने वालों की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हो जाती है। अफजाल अहमद ने ड्राइंग रूम में आकर अजनबी से पूछा, तुम कौन हो और ये वीके का क्या मतलब है? उसने कहा, सर हमारे साहब फ़ोन पर अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहते थे, इसलिए वीके कह दिया। उनका नाम विजय खन्ना है। राम प्रसाद साहब आपसे जो डील करना चाहते थे वो अब खन्ना साहब कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपके पास भेजा है। वो अपनी पसंद के जिन सियासतदानों की करप्शन रिपोर्ट्स चाहते हैं वह तमाम असल रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में है। मैं उनकी कंप्यूटर कॉपियाँ दे सकता हूँ। कंप्यूटर कॉपियों से सिर्फ इतना मालूम होगा कि किस पर कितनी तरह के इल्ज़ाम आयद होंगे। असल कागजात तो एहतसाब करने वालों के पास पहुँच जाएंगे। बहरहाल हम माकूल रकम देकर कंप्यूटर कॉपियाँ लेंगे, लेकिन असल डील कुछ और है। वो क्या? यहाँ हमारे जो मुखालिफ सियासतदान हैं हम उनकी भी करप्शन रिपोर्ट्स चाहते हैं। उनमें से तोफैल अकबर और जमालुद्दीन शाह की रिपोर्ट्स हमें हर हाल में चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। तोफैल साहब और शाह साहब मुसाद के अहम हो रहे हैं और मैं मुसाद के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। ये खन्ना साहब जानते थे, लेकिन वो हर हाल में तोफैल अकबर और जमालुद्दीन शाह को पिछाड़ेंगे, आपको मुँह मांगी रकम देंगे। अगर राज़ी नहीं होंगे तो आपके ये काम मुफ्त करने पर मजबूर कर देंगे। अफजाल अहमद ने मुस्कुराकर पूछा, क्या वाकई मुझे मजबूर कर देंगे? तो फिर देर किस बात की है, मजबूर कर दें। देर किसी बात की नहीं है। क्या आपकी बेटी रात देर से घर आती है? वह सख्त लहजे में बोला, काम की बात करो। यही काम की बात है। रात हो चुकी है, जवान बेटी को घर आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगी। क्या मतलब? वो सीधा होकर बैठ गया। आपकी बेटी सायरा अमानत के तौर पर खन्ना साहब के पास है। वो गालियां देता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी मौत के बाद बेटी की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। ताहिरा ने ड्राइंग रूम में आकर अफजाल अहमद से कहा, अफजाल तहम्मुल से काम लो, पहले ये मालूम करो कि हमारी बेटी खैरियत से है या नहीं। अजनबी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर अफजाल अहमद से कहा, सर आप खन्ना साहब से बात करें। अफजाल ने रिसीवर लेकर कान से लगाया और कहा, वीके मेरी बेटी कहाँ है? मेरे एक प्राइवेट अड्डे में और बिल्कुल खैरियत से है। अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबको फना कर दूंगा। कर देना भाई, फना कर देना। और अगर लेन देन पर हम मुत्तफिक हो जाएं तो किसी खून खराबे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़्यादा मत बोलो, पहले मेरी बेटी से बात करो। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर सायरा की आवाज़ सुनाई दी, हेलो पापा, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ बेटी सुन रहा हूँ, तुम खैरियत से हो? अभी तक खैरियत से हूँ, मगर इनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या तुम खौफज़दा हो? नो पापा, जो होना है वो तो होगा। अगर मेरे हाथ पांव खुले होते तो मैं इस खन्ना को कत्ल कर देती। खन्ना का कहका सुनाई दिया। वो बोला, तुम्हारी बेटी पटाखा है। इसे देखकर जज्बात भड़कते हैं, लेकिन बिजनेस डीलिंग में जज्बात को कुचल रहा हूँ। बकवास मत करो, बोलो क्या चाहते हो। अली सायरा के दिमाग में आ गया। उसके ज़रिए एक खंडरनुमा मकान के एक शकिस्ता से कमरे को देख रहा था। सायरा एक लकड़ी के सतून से बंधी खड़ी थी। उससे कुछ फासले पर एक गनमैन खड़ा हुआ था। सायरा ने अली की मर्जी के मुताबिक गनमैन को इशारे से अपने करीब बुलाया। फिर उससे पूछा, यह गन खाली क्यों है? वो बोला, यह खाली नहीं, भरी हुई है। अली उस गनमैन के अंदर पहुंच गया। वह फ़ौरन ही आगे बढ़कर रस्सियां खोलने लगा। खन्ना दूसरी तरफ मुंह किए अफजाल अहमद से मामला तय कर रहा था। सायरा ने उसके करीब आकर उससे मोबाइल फ़ोन छीन लिया। खन्ना ने हैरानी से देखा, वो फ़ोन पर बोल रही थी, पप्पा तुम परेशान ना हो, मैं आज़ाद हो गई हूँ, खुद ही घर आ जाऊँगी। खन्ना ने गुस्से से गनमैन को देखकर पूछा, तुमने इसकी रस्सियाँ क्यों खोली? बॉस मैं तो अपनी जगह खड़ा हूँ, पता नहीं ये कैसे आज़ाद हो गई। वो सायरा से फ़ोन छीन कर अफजाल अहमद से बोला, होल्ड करो। उसने फ़ोन को एक तरफ रखकर अली की मर्जी के मुताबिक गनमैन से कहा, तुम दूसरे कमरे में जाओ। वो चला गया। उसने जेब से कार की चाबी निकालकर सायरा को देते हुए कहा, बाहर जाओ, मेरी कार खड़ी हुई है, तुम उसे ड्राइव करके घर जा सकती हो। वो उससे चाबी लेकर चली गई। खन्ना अंदर से समझ रहा था कि वह ऐसी हरकत कर रहा है जो उसके मंसूबे के खिलाफ है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। गनमैन को दूसरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था,
लेकिन उसने भेज दिया। सायरा को कार की चाबी नहीं देना चाहिए, लेकिन उसने दे दी। सायरा चाबी लेकर बाहर गई है, उसे रोकना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं रोका। जब कार के स्टार्ट होने और दूर जाने की आवाज़ आई तो अली ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो एकदम से चीख पड़ा, नहीं, ये अभी क्या हो रहा था। उसने सतून की तरफ देखा जहां सायरा रस्सियों से बंधी हुई थी। फिर उसने गनमैन को आवाज़ दी। वो दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, बाहर जाओ, वो मेरी कार में फरार हो रही है, उसे पकड़ो। गनमैन दौड़ता हुआ बाहर चला गया। मोबाइल से अफजाल अहमद की आवाज़ आ रही थी। हेलो हेलो, कौन फरार हो रही है? क्या मेरी बेटी रिहाई हासिल कर चुकी है? वो मोबाइल फ़ोन उठाकर धारते हुए बोला, यू शट अप, मेरे आदमी तुम्हारी बेटी को गोली मार देंगे। उसने मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दिया। अली अफजाल अहमद की कोठी के अहाते में पहुंचा हुआ था। अफजाल की बीवी ताहिरा के दिमाग से ही मालूम कर चुका था कि वो उसने तमाम डिस्क कहाँ छुपाई हैं, और जहाँ छुपाई हैं वहाँ ताहिरा को जाना चाहिए। उन तमाम डिस्क में बड़े अहम राज थे जिनका ताल्लुक यहूदी तंजीम और मुल्की सियासतदानों से था। ताहिरा वहाँ जाने के लिए अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई। अली उसकी साथ वाली सीट पर आ गया। जॉन शेफर्ड एक 5 स्टार होटल का मालिक था। बज़ाहिर अमेरिकन ईसाई और बातन में यहूदी था। ताहिरा वो तमाम डिस्क उसके बंगले के एक सेफ में रखती थी। इस बंगले में मोसाद के यहूदी खुफिया मीटिंग के लिए जमा होते थे। ताहिरा के साथ कार में सफ़र करने के दौरान अली सायरा के दिमाग में रहा। सायरा के बेराने से ड्राइव करती हुई पिंडी चली आई। उसने अली की मर्जी के मुताबिक 0 पॉइंट पर कार रोक दी। चाबी कार में छोड़कर बाहर आई और पैदल चलने लगी। बहुत दूर जाने के बाद अली ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वह चलते चलते रुक गई। हैरानी से सोचने लगी, अभी मैं कार चला रही थी, फिर पैदल कैसे हो गई? कार कहाँ है? एक खरकार अपने 2 गधों को हाँकता जा रहा था। अली ने फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने खरकार से कहा, मुझे गधे पर बिठा कर ले चलो, तुम्हें 500 रुपये दूंगी। उस खरकार ने कभी एक दिन में 500 रुपये कमाए नहीं थे। सायरा ने उसे 500 का एक नोट दिया, फिर गधे पर बैठ गई। जब तक अली उस पर कब्जा जमाए रहा, वह गधे पर बैठी सफ़र करती रही। फिर उसे ताहिरा के पास मौजूद रहने के लिए सायरा के दिमाग को आज़ाद छोड़ना पड़ा। उसने एकदम से चौंक कर खुद को गधे पर देखा, फिर चीख पड़ी। चीखने की बात ही थी। पहले वो 20 लाख रुपए की महंगी कार चला रही थी, उसके बाद कार गायब हो गई। उसने खुद को पैदल चलते देखा। अब वो खुद को गधे पर देख रही थी। वह चीख मारती बदहवासी होकर गधे पर से गिर पड़ी। अली ने उसके हाल पर उसे छोड़ दिया। ताहिरा ने कोठी के हाथे में कार रोक दी। वह जॉन शेफर्ड की रिहाइशगाह थी। एक कमरे में मोसाद के 3 एजेंट सोफों पर बैठे विस्की पी रहे थे और किसी संजीदा मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ताहिरा को देखकर हाथ हिलाते हुए विश किया। एक ने पूछा, हेलो सिस्टर, हाउ आर यू? वह मुस्कुराकर उनके करीब से गुजरते हुए बोली, फाइन, थैंक यू। इस कोठी में ताहिरा का एक मखसूस कमरा था जिसे वह मुकफ्फल रखती थी। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला, फिर कमरे के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे में बड़ी बड़ी आहनी अलमारियां थीं। उन सब में अहम दस्तावेजात, सियासी राजों की वीडियो फिल्में और डिस्क वगैरह थीं। उन सब का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से भी था। यानी उन ममालिक के भी कई अहम राज इन अलमारियों में थे। अली ने सोचा था ताहिरा के सेफ से वह तमाम डिस्क उठा कर ले आएगा जो अफजाल अहमद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से चुरा कर लाया था। लेकिन इस कमरे में कई अलमारियां देखकर उसने दोबारा ताहिरा के ख्यालात पड़े तो मालूम हुआ कि इस कमरे में पड़ोसी ममालिक के भी अहम राज छुपा कर रखे गए हैं। इन तमाम दस्तावेजात का मुताला करने और इन्हें वहां से ले जाने में काफ़ी वक्त लगता। ताहिरा ने एक सेफ से सिर्फ एक डिस्क लिया जिसमें तोफैल अकबर और जमालुद्दीन शाह के तमाम करप्शन की तफसीलात महफूज थीं। फिर उसने मोबाइल के जरिए अफजाल अहमद को यह इतला दी। अफजाल ने कहा, डार्लिंग, खुशखबरी है, वो डिस्क सेफ में रख दो, हमारी सायरा वापस आ गई है। क्या? वह शदीद हैरानी से खुश होकर बोली, कैसे आ गई? क्या उनसे समझौता हो गया? नहीं डार्लिंग, अगवा करने वाले अपना मुतालबा मनवाए बगैर हमारी बेटी को कभी ना छोड़ते। सायरा अपनी रहाई के सिलसिले में कुछ अजीबोगरीब बयान दे रही है, तुम यहाँ कर खुद उसकी ज़ुबान से सुनो। मैं अभी आ रही हूँ। उसने फ़ोन बंद किया और डिस्क को वापस सेफ में रख दिया। अली ने उसके दिमाग पर इस तरह कब्जा जमाया कि उसने सेफ को बंद किया लेकिन मुकफ्फल नहीं किया। इसी तरह जितनी अलमारियां मुकफ्फल थी उनके कुफल खोल दिए, उनके पट बदस्तूर बंद रहे। अली किसी वक्त भी आकर सेफ को और तमाम अलमारियों को किसी दुश्वारी के बगैर खोल सकता था। उसने ताहिरा को कमरे का दरवाज़ा बाहर से मुकफ्फल करने दिया। इस एक दरवाजे के लॉक को वो ख़ास टेक्निक से खोल सकता था। वो कोठी से बाहर आकर कार में बैठ गई, फिर इसे ड्राइव करते हुए अपनी कोठी की तरफ जाने लगी। अली उसके साथ था, लेकिन ख्याल खोनी के जरिए सायरा के पास पहुंच गया। वो अफजाल से कह रही थी, ये पाकिस्तान के लोग बड़े बदनीयत होते हैं। उस खन्ना की नीयत ख़राब हो रही थी। अफजाल ने हंसते हुए कहा, वो खन्ना पाकिस्तानी नहीं है, फिर ये कि हर मुल्क में, हर कौम में बदनीयत लोग होते हैं। यहाँ से ज़्यादा तो मगरबी ममालिक में बदनीयती और बेहयाई है। कुछ भी हो, यहाँ के लोग बड़े बैकवर्ड हैं। मुझे तो वो ज़रा अच्छे नहीं लगते। ऐसा ना कहो, तुम्हें यहीं किसी से शादी करनी होगी। कोई ज़बरदस्ती है, मैं नहीं करूँगी। बेटी, यह हमारा मिशन है।
यहाँ की किसी बड़ी सियासी शख्सियत को तुम ट्रैप करोगी, फिर उसे यहूदी नवाज बनाओगी। ये बड़ा मसला है कि मैं सियासी शादी करूं। क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है? क्या मैं किसी खूबरू नौजवान से रोमांस नहीं कर सकती? ज़रूर करो, मगर वो पार्ट टाइम होना चाहिए। उसका हमारे मिशन से और तुम्हारी शादी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वली की मर्जी के मुताबिक बोली, कोई ज़रूरी नहीं कि शादी के लिए मुझे भी ऐसा अहमक पाकिस्तानी मिले जैसे मेरी मम्मी को मिल गया है। अफजाल अहमद ने चौंक कर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? सॉरी पापा, आप ये बताएं कि खन्ना ने खुद ही अपनी कार की चाबी देकर मुझे भगाया। उसने मुझे कैद करने के बाद खुद ही रिहा कर दिया। ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? खन्ना ऐसा अहमक नहीं है, तुम नाकाबिल यकीन बात कह रही हो। यानी खन्ना अगर ऐसा करता तो अहमक कहलाता? बेशक, यह सरासर हमाकत है। भला कोई अपनी कार की चाबी देता है? लेकिन आपने तो पाकिस्तान की चाबी मम्मी को दे दी। ये तुम क्या कह रही हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? ताहिरा वहां पहुंच गई। उसने बेटी को देखकर खुशी से बाहें फैला दी। सायरा आकर उससे लिपट गई। उसने बेटी को चूमकर कहा, मैं हैरान हूं कि तुम्हें रिहाई कैसे मिल गई। मैं खुद हैरान हूं मम्मी। जिस तरह पापा ने आपको यहूदियों के लिए यहाँ का दरवाज़ा खोलने की चाबी दी, उसी तरह खन्ना ने अपनी कार की चाबी मुझे दे दी। वो बेटी को एक झटके से अलग करते हुए बोली, ये क्या बक रही हो? अफजाल ने कहा, ये खन्ना के पास आकर ऐसी ही उल्टी सीधी बातें कर रही है। कहती है थोड़ी दूर खन्ना की कार में आई, थोड़ी दूर पैदल चलती रही और वो कार गायब हो गई। फिर कहती है गधे पर बैठ कर आई है। ये एबनॉर्मल हो चुकी है। मैं नॉर्मल हूँ, दुश्मन नॉर्मल नहीं थे। उसके गनमैन ने मेरी रस्सियाँ खोलकर कहा उसने रस्सियाँ नहीं खोली हैं। खन्ना ने गनमैन को दूसरे कमरे में भेजकर अपनी कार की चाबी देकर कहा, भाग जाओ। वहाँ मैंने हैरान होने में वक्त ज़ाया नहीं किया, भाग कर आने लगी। तो फिर मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। मैंने खुद को कभी कार में देखा, कभी खुद को पैदल चलते और कभी गधे पर बैठे देखा। जो मुझ पर गुजरी वो सारी बातें सच बता रही हूँ। तो आप मुझे अब नॉर्मल समझ रहे हैं? फ़ोन की घंटी बजने लगी। अफजाल अहमद ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं खन्ना बोल रहा हूँ। मुझे यकीन है बेटी तुम्हारे पास पहुँच गई होगी, मगर उसे सही सलामत पाकर ज़्यादा खुश ना होना। वो एक नादीदा बला अपने साथ लेकर तुम्हारे पास पहुँची है। अफजाल ने नागवारी से पूछा, इस बकवास का मतलब क्या है? अपनी बेटी से पूछो मेरी कैद से कैसे रिहा होकर आई है। मैंने पूछा है। वो कहती है तुम्हारे गनमैन ने रस्सियाँ खोली और तुमने उसे फरार होने के लिए अपनी कार की चाबी दी। उसने दुरुस्त कहा है, लेकिन मेरे गनमैन ने अपनी मर्जी से उसकी रस्सियाँ नहीं खोली। एक नज़र न आने वाला दुश्मन जो शायद टेलीपैथी भी जानता है, वो गनमैन और मेरे दिमाग पर मुसल्लत रहा। फिर हमने वही किया जो उस नादीदा ने चाहा। सायरा के फरार होने के बाद उसने हमारे दिमागों को आज़ाद छोड़ा। वो नादीदा शख्स मुझसे पहले राम प्रसाद और उसकी टीम को नुकसान पहुंचा चुका है। फिर मुझे नुकसान पहुंचाने के बाद वो तुम्हारे पास ज़रूर पहुंचा होगा। तुम्हारी ये बातें तशवीशनाक हैं। सायरा जिन हालात में यहाँ आई है, उनसे अब यही बात समझ में आएगी कि टेलीपैथी जानने वाले ने मेरी बेटी को तुमसे निजात दिलाई है। अगरचा उसने नेकी किया है, लेकिन सवाल यह है कि उसने ये नेकी क्यों की? तुम्हारे घर तक और तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने के लिए। बेटी पहुंच गई है तो उसे भी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ उसकी मौजूदगी के आसार नहीं है। जब वो कुछ कर गुजरता है तब उसके आने और जाने का पता चलता है। वो नुकसान पहुंचाने आएगा तो मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। अभी तुम अपनी कमीनगी की बातें करो। अब मुझसे कैसे कोई फ़ायदा उठाओगे? सियासत में कभी दोस्ती होती है, कभी दुश्मनी, और फिर कभी दोस्ती हो जाती है। तुमसे कभी दोस्ती नहीं होगी। वो नादीदा टेलीपैथी जानने वाला हम सबका मुश्तरका दुश्मन है, और मुश्तरका दुश्मन से निमटने के लिए आपस की दुश्मनी को भूलना पड़ता है। जब मुझ पर पड़ेगी तो मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी से सोचो। हमारी एजेंसी की एक लड़की अंजना ने बताया है कि वो नादीदा नौजवान है और हुस्न परस्त है। अपनी बेटी की खैर मनाओ। अफजाल ने रिसीवर रख दिया। ताहिरा को फ़ोन पर होने वाली बातें बताने लगा। सायरा ने कहा, दैट्स इट पापा, ज़रूर कोई टेलीपैथी जानने वाला है, क्योंकि मैं खन्ना की कैद से यहाँ आने तक गायब दिमाग होती रही और कभी हाजिर दिमाग होकर ये देखती रही कि कभी कार में हूँ, कभी पैदल और कभी गधे पर। अफजाल ने सोचने के अंदाज में कहा, जो कुछ हुआ वो जादू नहीं था, कोई नाकाबिले फ़हम बात नहीं थी। वो सब टेलीपैथी के जरिए हो रहा था और हम अपनी बेटी को एबनॉर्मल समझ रहे थे। ताहिरा ने परेशान होकर पूछा, क्या वो सायरा के दिमाग में होगा? उसकी मौजूदगी को अकल से समझना होगा। अब से पहले सायरा ने कभी ये नहीं कहा कि हमने यहूदियों के लिए पाकिस्तान का दरवाज़ा खोला है। आज इसने मुखालफत में कहा, इसका मतलब है हमारा मुखालिफ तुम्हारी ज़ुबान से बोल रहा है। सायरा ने कहा, हाँ, मैंने ऐसी बात बेख्तियार कह दी थी। मुझे यकीन करना चाहिए कि वो मुझे बेख्तियार कर देता है, जैसा कि मेरे दिमाग में मेरा इख्तियार नहीं रहा। मैं गायब दिमाग रहकर सवारियाँ बदल कर यहाँ आ गई हूँ। ताहिरा ने अफजाल से पूछा, क्या वो टेलीपैथी के जरिए हमारे राज जान सकता है? अफजाल ने कहा, टेलीपैथी बहुत ख़तरनाक इल्म है। ख्याल ख्वानी करने वाले से कोई राज छुपा नहीं रहता। वो परेशान होकर बोली, क्या वो मेरे दिमाग में भी आ सकता है? क्या वो मेरी तमाम अलमारियों के राज भी मालूम कर सकता है? बेशक वो मालूम कर सकता है। उसे हमारी कोई बात छुपी नहीं रहेगी। अली उनके पास से चलाया। उसने समझ लिया कि ताहिरा उन तमाम राजों को किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर सकती है
जहां गैर मामूली सलाहियतों के बावजूद उसे दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। इसलिए वो इसी वक्त उन अलमारियों की सफाई करने चला गया। तायरा ने पूछा, क्या टेलीपैथी जानने वाला मेरी गैर मामूली लॉक वाली अलमारियां खोल सकेगा? वारदात करने वाले बड़े बड़े पेचीदा लॉक खोल लेते हैं। अगर वो नादीदा टेलीपैथी जानने वाला महारत रखता होगा तो अलमारियों को खोल सकेगा, वरना नाकाम रहेगा। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। आज रात कोई ऐसी तरकीब सोचो कि वो हमारे राजों तक ना पहुंच सके। मैं भी सोचता रहूंगा। आखिर क्या तरकीब हो सकती है? तुम ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती हो। भाई, हम तमाम दस्तावेजात कल ही इसराइल मुंतकिल कर देंगे। अब तो मुतमईन हो जाओ। मोंकी मास्टर गुस्से से उछल पड़ा। सामने खड़े हुए मोंकी मैन की गर्दन दबोच कर बोला, तुमने ब्रादर के जाने से पहले क्यों ना बताया कि वो हिंदुस्तान जा रहे? तुम उसके जाने के बाद इतला दे रहे हो। मोंकी मैन ने कहा, अपनी वफादारी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं पहले से कुछ नहीं जानता था। ब्रादर ने रवानगी के वक्त मुझे बुलाकर आपके नाम पैगाम दिया, फिर दूसरे ही लम्हे में अपने जानिसारों के साथ चले गए। उसने मोंकी मैन की गर्दन छोड़ दी, टहलने लगा, फिर कहने लगा, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। यहूदी चाहते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। हमें ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल नहीं सकते, इसलिए मेरे ब्रादर को सब्ज़ बाग दिखाकर इंडिया की तरफ रवाना कर दिया। मास्टर के खास मातियत ने कहा, आपके जानिसार पहले सिर्फ अमेरिका में थे, फिर इसराइल में भी आ गए, अब सैकड़ों इंडिया चले गए हैं। इस तरह हमारी फौजी ताकत 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। तुम ठीक कहते हो, हमारी ताकत बिखर गई है। एल्पा बहुत मकार है। वह जानती है कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि ये मुल्क छोड़कर अपने भाई के पीछे जा सकता हूँ। वो बहुत चालाक औरत है। उसने बहुत ज़बरदस्त चाल चली है। उसने एक मोंकी मैन से कहा, तुम इंडिया जाओ, ब्रादर को मेरा पैगाम दो कि वो फ़ौरन वापस आ जाए। अगर उसे इंडिया पसंद आ जाए और वो जगह हमारी फ़ौज और मजाज के मुआफिक होगी तो मैं भी तमाम जानिसारों के साथ वहाँ चलाऊँगा। वैसे दानिशमंदी यह है कि इसराइल छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ हमारा मुतालबा मान लिया गया है। हमारे लिए एक नई बस्ती बसाई जा रही है। हमें अपनी इस कामयाबी को नाकामी में नहीं बदलना चाहिए। वह मोंकी मैन इंडिया जाने के लिए नज़रों से ओझल हो गया। मास्टर ने फ़ोन के जरिए ब्रेन आदम से रब्ता किया, फिर कहा, मैं अल्पा से बात करना चाहता हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, अल्पा कुछ थकी हुई थी और कुछ बीमार भी है, इसलिए सो रही है। ऐसी सूरत में उसे जगाना मुनासिब नहीं है। मिस्टर आदम, वो अपने बिस्तर पर नहीं है, बल्कि अपने शहर और अपने मुल्क में नहीं है। आप झूठ बोलकर अपनी साजिश पर पर्दा नहीं डाल सकेंगे। कैसी साजिश? क्या तुम्हें फिर कोई गलत फहमी हुई है? आप ये तस्लीम करें कि अल्पा इंडिया गई है। इंडिया? किस दुश्मन ने ये उड़ाई है? उसे कम से कम 2 घंटे सो लेने दो, फिर हम उसे जगाएंगे। वह तुमसे फ़ोन पर बात करेगी। अगर वो इंडिया गई होगी तो 2 घंटे में जाकर वापस नहीं आ सकेगी। वैसे बात क्या है? मोंकी मास्टर ने मुनासिब नहीं समझा कि अपने ब्रादर के बारे में कुछ बताए। उसने फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त वह तेल अवीव के पड़ोसी शहर जाफा में था। एक नौजवान बेवा अपने बंगले में तनहा रहती थी। बेवा का नाम रोशना था। उसने रोशना को नरमी और सख्ती से समझाया, मेरी बनकर रहोगी तो तुम्हें अपनी मलका बना लूंगा, धोखा दोगी तो तुम्हें बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। वह अपनी जान की सलामती के लिए फर्मा बरदार बनी हुई थी। वो एक दौलतमंद बेवा थी। उसे दर्जनों खूबरू जवान मिल सकते थे। वो नहीं चाहती थी कि एक बंदर उसकी बोटियां नोचता रहे, इसलिए मौका की तलाश में थी कि उसे इस तरह कत्ल कर दे कि उसकी मोंकी फौज को उस पर शुबा न हो। रोशना उसे तवज्जो से देखती और समझती रहती। ये जान गई थी कि मास्टर के मुंह में हमेशा एक गोली रहती है, जिसे निकलते ही वो नज़रों से ओझल हो जाता है। सिर्फ खाने के दौरान वो मुंह से गोली निकालकर एक डिबिया में रखता है। इस डिबिया में मजीद गोलियां और कैप्सूल रखता है। मास्टर ने उसे बताया था कि एक कैप्सूल को मुंह में रखकर किस तरह परवाज़ की जा सकती है। वो उसे अपना दीवाना बनाने के दौरान उससे बहुत कुछ मालूम करती रहती। मोंकी मास्टर लेज़र गन और गैर मामूली गोलियों और कैप्सूल के जरिए सारी दुनिया फतह कर सकता था, लेकिन उसे अब तक ये अच्छी तरह मालूम ना हो सका था कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार औरत है। जोन 3 में औरतें बराए नाम थीं, ना खूबसूरत थी ना ज़हीन। तमाम मोंकी मैन ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि औरतें चालाक भी हुआ करती हैं। इस दुनिया में आने से पहले उन्होंने अपने जोन में देवी की मक्कारी देखी, फिर ज़मीन पर आकर एल्पा की मक्कारी देखी। उसने मोंकी बरादर को गुलाम बना लिया। इसके बावजूद मोंकी मास्टर औरतों को खुद से ज़्यादा ज़हीन और चालाक नहीं समझता था। एल्पा वाकई थकी हुई थी, कुछ बीमार भी थी, इसलिए गहरी नींद सो रही थी। अगरचे इसराइल में टेलीपैथी जानने वाले और भी थे, लेकिन मुल्क की सलामती की तमाम जिम्मेदारियां एल्पा पर थीं। मोंकी फौज की आमद ने उसके जहन पर ऐसा दबाव डाला था कि वो सर पर पहाड़ महसूस कर रही थी। इस वक्त नींद में भी वो पुरसुकून नहीं थी, परेशान करने वाले ख्वाब देख रही थी। ऐसी वक्त ख्वाब की स्क्रीन पर उसने एक बुजुर्ग को देखा। उन्होंने साफ सुथरा सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। अपने लिबास से वो मुसलमान लग रहे थे। उनके चेहरे से नूर बरस रहा था। वो कह रहे थे, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? वो बोली, मुझ पर बहुत बुरा वक्त आया है। कोई टेलीपैथी जानने वाला शायद मेरे दिमाग पर कब्जा जमा चुका है। वो मेरे चोर ख्यालात पढ़ता है और मेरे मंसूबों को नाकाम बनाता रहता है। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम्हारे हालात बेहतर रहते हैं तो तुम दूसरों को परेशान करती हो। अब तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। इस दुनिया में यही होता है, कोई ना कोई किसी न किसी को परेशानी में मुब्तला करता रहता है।
एल्पा ने कहा, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, मुझे उस हामिल से निजात दिलाएं जिसने तनवीमी अमल के जरिए मुझे अपनी मामूला और ताबेदार बनाया हुआ है। तू जैसा करती है वैसा भरती है, लेकिन मैं तुझे उस हामिल से निजात दिलाऊंगा। आजकल तुझे साल में उसका तकाजा यह है कि तुझे फिक्र और परेशानी से दूर रखा जाए ताकि बच्चा जिस्मानी और दिमागी तौर पर सेहतमंद हो। उसने हैरानी से पूछा, बच्चा किसका बच्चा? तेरा, तू माँ बनने वाली है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं अपने अंदर ऐसी कोई बात महसूस नहीं कर रही हूँ। खुदावंद करीम ने मुझे इल्म आगही से नवाजा है। तू हमारे दीन की दुश्मन है, इसके बावजूद मैं तेरे दिमाग को लॉक कर रहा हूँ। अब कोई आमिल तेरे अंदर नहीं आ सकेगा। मैं समझ गई, आप मुसलमान बुजुर्ग हैं, मोमिन हैं। मैं मुखालिफ हूँ, फिर आप मेरे काम क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि तेरी जो औलाद होगी वो हमसे वाबस्ता रहेगी और हमारी बनकर रहेगी। उस पैदा होने वाली हस्ती के तो फैल, इस हामिल ने तेरा पीछा छोड़ दिया है और हमने तेरे दिमाग को मुकफ्फल कर दिया है। मैं माँ बनूँ या ना बनूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं किसी की मामूला और ताबेदार नहीं होंगी। मुझे निजात मिल गई है। बंदा हमेशा गिरफ्तार नहीं रहता, उसे निजात ज़रूर मिलती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि दुश्मनी की राहों पर चलने वाली को हमेशा निजात मिलती रहे। मैं दुश्मनी नहीं कर रही हूँ, वो मंकी मास्टर हमारे मुल्क में आकर हमारा दुश्मन बन गया है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे उनसे निजात दिलाएं। निजात मिलेगी, सब्र व तहम्मुल से काम लो। ये कहते ही बुजुर्ग ख्वाब की स्क्रीन से ओझल हो गए। इसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। उसने 4 घंटे तक सोने के लिए अपने दिमाग को हदायत दी, लेकिन 2 घंटे से पहले उसकी आंख खुल गई। वो ख्वाब की बातें याद करने लगी। एक बुजुर्ग ने पेशगोई की थी कि वो माँ बनने वाली है। अब जागने पर यह बात बेतुकी सी लग रही थी। ये बात बड़ी खुशकुन थी, लेकिन कैसे यकीन किया जाए कि आमिल ने वाकई उसका पीछा छोड़ दिया है। किसी के मामूला और ताबेदार बनने के बायस उसके मुल्क और कौम को नुकसान पहुंच रहा था। फिर उसके जहन में ये बात आई कि वो अपना मेडिकल चेकअप करा ले। ये सोचते उसने बिस्तर से उठकर मुंह हाथ धोकर लिबास तब्दील किया। फिर अपनी कार ड्राइव करते हुए एक माहिर लेडी डॉक्टर के पास जाने लगी। रास्ते में मोबाइल के बजर ने उसे मुखातिब किया। उसने उसे ऑन करके कान से लगाकर पूछा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से ब्रेन आदम ने उसे बताया कि मंकी मास्टर फिर किसी गलत फहमी का शिकार हो गया है। एल्पा ने मंकी मास्टर को फ़ोन पर मुखातिब किया, फिर कहा, हेलो मास्टर, तुम ये क्यों समझ रहे हो कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ? मैं इस वक्त तिल बैब में हूँ और अपने मोबाइल के ज़रिए तुमसे बात कर रही हूँ। मोबाइल के ज़रिए तुम किसी भी मुल्क से बात कर सकती हो। मैं कैसे यकीन करूँ कि अभी तुम इंडिया से नहीं बोल रही हो? माय गॉड, मैं इंडिया क्यों जाऊँगी? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम अपने ख्यालों में मुझे इंडिया पहुँचा रहे हो? तुम अनजान बनकर अपनी मक्काराना साजिश पर पर्दा नहीं डाल सकोगी। आखिर मालूम तो हो वो साजिश क्या है। तुम ये साबित करो कि अभी तिल बैब में हो। कैसे साबित करूँ? हम दोनों एक दूसरे से छुप कर रहते हैं। ये खतरा है कि मैं तुम्हें देखते ही गोली मार दूंगी। मंकी मास्टर उसकी बात को तस्लीम कर रहा था। उसे इसराइल में सबसे ज़्यादा खतरा एल्पा से था। वह हद कर चुका था कि जब भी वो नजर आएगी एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे कत्ल कर देगा। दोनों तरफ से फ़ोन ऑन था। उसी वक्त एल्पा ने रोशना की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, मास्टर खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ। एल्पा ने कहा, मास्टर मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरी तरफ से किस साजिश का शुबा हो रहा है? वो बोला, अगर इस साजिश का ताल्लुक तुमसे ना हुआ तो तुम मेरी एक प्रॉब्लम से वाकिफ़ हो जाओगी। हो सकता है वो इंडिया की रहने वाली देवी मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। एल्पा को फिर रोशना की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, तुम खाने के दौरान भी फ़ोन पर बातें कर सकते हो, प्लीज़ आ जाओ। मास्टर ने एल्पा से कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि जल्द से जल्द तिलबैब में अपनी मौजूदगी साबित करो, मैं बाद में रब्ता करूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। डाइनिंग टेबल पर रोशना के पास आकर खाने के लिए बैठ गया। एल्पा उससे पहले रोशना के पास पहुंच गई। उसके ख्यालात पड़ने लगी। पता चला कि रोशना मंकी मास्टर से बेजार है। उससे निजात हासिल करने के लिए किसी मुनासिब मौके के इंतजार में है। रोशना के ख्यालात बता रहे थे कि मास्टर ने खाना शुरू करने से पहले मुंह में रखी हुई गोली बाहर निकाली है और उसे एक प्लेट में करीब ही रखा है ताकि खाना खत्म करते ही गोली की प्लेट से उठाकर दोबारा मुंह में रख ले। मास्टर ने खाने के बाद स्वीट डिश को अपने आगे रखा तो एल्पा ने अपनी कार की रफ्तार सुस्त कर दी। उसे सड़क के किनारे रोककर पूरी तवज्जो से रोशना के अंदर पहुंच गई। उसने एक चमचा कस्टर्ड का मुंह में रखा। बहुत ज़्यादा मिठास के बावजूद कुछ अजीब सा लगा। उसने रोशना से कहा, यह क्या चीज़ बनाई है, कुछ अजीब सा जायका है। रोशना ने उसके हाथ से चम्मच लेकर कहा, मेरे हाथ से खाओ तो मज़ा बदल जाएगा। वह उसे खिलाने लगी। दरअसल उसने अनाड़ीपन के बायस कस्टर्ड में दवा की मिकदार ज़्यादा ही मिला दी थी, इसलिए वो मीठी डिश बदमज़ा हो गई थी। ज़्यादा मिकदार के बायस दूसरे ही चमचे के बाद उसका सर चकरा गया। वो एकदम से परेशान होकर बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? वह मेज़ पर झुकने लगा। एल्पा रोशना को उसके पीछे लेकर आई, फिर उसके सर के पिछले हिस्से से ब्रेन गार्ड आगे को खींचकर निकाल लिया। फौरन ही मास्टर के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पड़ने लगी। उसका जहन गफलत और कमज़ोरी की तारीकी में डूब रहा था। उसकी सोच कह रही थी कि उसके पास कमज़ोरी पर काबू पाने वाली जूद असर दवा है, लेकिन बेडरूम में है। वो 1 मिनट के अंदर ही बेहोश हो गया। एल्पा ने ख्याल खुआनी के जरिए ब्रेन आदम को मुखातिब किया, बिग ब्रदर, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मंकी मास्टर इस साबिक कमज़ोरी में मुब्तला होकर बेहोश हो गया है। इससे पहले कि दूसरे मंकी मैन उसके पास पहुंचे, आप उसे अपनी निगरानी में किसी ऐसी जगह पहुंचा दें जहां कोई उसका सुराग न लगा सके।
उसने ब्रेन आदम को उस बंगले का पता बता दिया। रोशना की नादानी से दवा की ज़्यादा मिकदार ने मोंकी मास्टर को बेहोशी के मुकाम तक पहुंचा दिया। इस हालत में अल्पा उस पर तनवीमी अमल नहीं कर सकती थी। ये काम बाद में हो सकता था। उसने कार वापस मोड़ ली। लेडी डॉक्टर के पास पहुंचने तक वो ख्याल ख्वानी करती रही। ये देखती रही कि ब्रेन आदम के मातियत मोंकी मास्टर को किस तरह खुफिया मुकाम तक बाहिफाजत पहुंचा रहे हैं। उन्होंने 1 घंटे में उसे एक टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया था जो नादीदा सियासी मुजरिमों के लिए वक्फ था। अल्फा को इत्मीनान हो गया, जब भी मास्टर होश में आता उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाया जा सकता था। वो लेडी डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर ने उसे एक कमरे में ले जाकर उसका मुआयना किया, फिर कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। वो हैरान रह गई। ख्वाब में नजर आने वाले बुजुर्ग को याद करके दिल में कहने लगी, यकीनन वो कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग को मुकफ्फल कर दिया गया है। वो हमारी खुशी के लेडी डॉक्टर से लिपट गई। उसे फीस के तौर पर $5000 दिए। लेडी डॉक्टर समझ रही थी कि उसे माँ बनने की खुशी है, जबकि वह दुश्मन आमिल से निजात पाकर खुश हो रही थी। इस खुशी में बुजुर्ग ये बात भूल रही थी कि उसकी औलाद मुसलमानों से वाबस्ता रहेगी। भारत के तालीम याफ्ता अवाम, पुलिस और आर्मी को सैटेलाइट प्रोग्राम के जरिए मालूम हुआ कि खलाई जोन से हज़ारों की तादाद में मोंकी मैन पहले अमेरिका में आए, फिर इसराइल पहुंचे हुए हैं। आलमी नशराती इदारे को भी अब यह मालूम नहीं हुआ था कि वो मोंकी मैन भारत पहुंचकर हनुमान बन गए हैं। धर्म से लगाव रखने वाले मोंकी ब्रादर्स को हनुमान कह रहे थे और दूसरे तमाम मोंकी मैन को हनुमान की सेना यानी फौज समझ रहे थे। इस सिलसिले में अखबारात के ज़मीन में शाया हो रहे थे। यह हक़ाइक़ तालीम याफ्ता अफराद समझ रहे थे। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने हनुमान को फ़िज़ा में उड़ते देखा था। सरकार की तरफ से मोंकी ब्रादर को मुज़ाकरात की दावत दी गई। पारस देवी के लिए ब्रादर कबीर बना हुआ था। उससे ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता रखता था। देवी ये समझती रही कि वह तिल बैब में है, जबकि वह पहले से भारत पहुंचा हुआ था। मुज़ाकरात में वज़ीर दाखिला, फौज के सरबराह और चंद बड़े आलिम फाजिल पंडित मौजूद थे। एक पंडित ने कहा, हमारे धर्म के मुताबिक देवता और देवियां हज़ारों साल पहले धरती पर थे। जब वो मुस्तकिल रहाइश के लिए परलोक में रहने लगे, इसके बाद वो कभी धरती पर ना आए और ना आएंगे। उनकी खिदमत करने वाले भी उनके साथ चले गए। उन खिदमतगारों में हनुमान और उनकी फौज भी थी। हम कैसे यकीन करें कि तुम परलोक से ही आए हो? मोंकी ब्रादर ने पारस की मर्जी के मुताबिक कहा, बुनियादी बात यह है कि श्री रामचंद्र जी एक इंसान थे, देवता नहीं थे। ये कहा जाता है कि वो भगवान का अवतार थे, यानी भगवान ने इंसान के रूप में जन्म लिया। मैं उनकी खिदमत करने वाला एक मामूली बंदर था और अब भी हूँ। मैं परलोक नहीं गया था, बल्कि भगवान राम की कृपा से खलाई जोन में चला गया। वहाँ अपनी फ़ौज के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा और वक्त के साथ तरक्की करता हुआ साइंसी दौर में पहुँच गया। जिस तरह इंसानों ने दुनिया में तरक्की की है, बैलगाड़ियों में सफ़र करते करते रॉकेट में सफ़र करने लगे, उसी तरह हम भी खलाई जोन से सफ़र करते हुए वापस धरती पर आ गए। क्या सबूत है कि तुम वही लंगोट पहने वाले हनुमान हो? अपना लिबास देखो और याद करो, हज़ारों साल पहले तुम्हारे दादा परदादा भी लंगोट पहनते थे। अगर तुम कहते हो कि मैं हनुमान नहीं हूं तो मुझे गलत साबित करो। अचानक देवी स्क्रीन पर आ गई। उसने कहा, मैं साबित करूंगी कि तुम फ्रॉड हो। पारस ने मोंकी ब्रादर की जुबान से कहा, इससे पहले कि औरत कुछ बोले, मैं इसकी हकीकत बता देना चाहता हूँ। इससे मेरी पहली मुलाकात लंका में उस वक्त हुई थी जब भगवान राम के हाथों रावण शिकस्त खा रहा था। ये औरत उस जमाने में रावण की माशूक थी। देवी ने गुस्से से चीख कर कहा, यह बकवास कर रहे, पहले मुझे बात पूरी करने दो, फिर तुम कहती रहना। हाँ, तो ये चाहती है कि रावण शिकस्त खाकर मारा ना जाए। ये मेरे पास आकर इस तरह के लालच देकर कहने लगी कि मैं बंदरों की फौज लेकर लंका से वापस चला जाऊं और भगवान राम की मदद ना करूं। लेकिन मैं भगवान राम का सेवक और पुजारी हूं। मेरी मदद से भगवान राम ने रावण को हलाक कर दिया। तब से यह औरत मेरी दुश्मन बन गई है। यह मुझे और मेरी नस्ल को ख़त्म कर देना चाहती है। ये मेरा पीछा करते हुए खलाई जोन में गई थी। ये जवाब दे, वहाँ गई थी या नहीं? हाँ गई थी, मगर हज़ारों साल पहले नहीं गई थी। तुम हज़ारों साल पहले खलाई जोन में नहीं आई, हमारी साइंसी तरक्की का इंतज़ार करती रही। जब हमने तिब्बी और साइंसी तजुर्बात के नतीजे में गायब करने वाली गोलियां और परवास करने वाले कैप्सूल तैयार किए तो तुम खला में पहुंच गई। हमारी गोलियां और कैप्सूल चुराने के बाद हमें भगवान राम के देश में आने नहीं दोगी। इस देश की जनता के सामने गोली निकल कर गायब होने और कैप्सूल मुंह में रखकर परवास करने का तमाशा दिखाओगी और मेरे भक्तों से कहोगी कि मैं हनुमान नहीं एक फ्रॉड हूँ। अब तुम जो कहना चाहती हो कहो। वो गुस्से से बोली, तुम नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ा मकार छुपा हुआ है। अभी मैं गोली निकल कर गायब होकर अपने हिंदू अकीदतमंदों को समझाना चाहती थी कि तुम हनुमान की तरह कुदरती तौर पर गायब नहीं होते हो, बल्कि गैर मामूली गोलियों का सहारा लेते हो और कैप्सूल के जरिए परवाज करते हो। पारस एक पंडित के दिमाग में पहुंच गया। पंडित ने उसकी मर्जी के मुताबिक पूछा, क्या तुम्हारे पास नादीदा बनाने वाली गोलियां और परवाज कराने वाले कैप्सूल हैं? हाँ, ये दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। क्या यह दुरुस्त है कि तुम खलाई जोन में गई थी और वहाँ से गोलियां और कैप्सूल लेकर आई हो? हाँ, मैंने जोन से ये चीज़ें हासिल की थी। क्या तुम ज़मीन की रहने वाली हो या खला से आई हो? मैं भारत देश की रहने वाली हूँ और आप सब की तरह इंसान हूँ।
इंसान रॉकेट के बगैर खला में नहीं जाता, तुम कैसे चली गई थी? मैं फ्लाइंग शूज़ पहनकर गई थी। ये शूज़ मैंने खलाई मखलूक से हासिल किए। तुम तनहा क्यों गई? क्या इस हनुमान के बयान के मुताबिक तुम इसका पीछा करती रही हो? मैं खला में भटक कर इसके जोन 3 में पहुंच गई थी। जब तुम्हें खलाई मालूमात हासिल नहीं थी तो भटकने के लिए क्यों गई थी? अकल कहती है कि तुम्हें हनुमान का पता ठिकाना मालूम था और तुम रावण के कत्ल का बदला लेने वहां गई थी। पंडित जी, आप मेरी मुखालफत में इस बंदर की वकालत कर रहे हैं। मालूम होता है मेरा कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला आपके दिमाग में घुसा हुआ है। अभी तुम कह रही थी इस हनुमान के पीछे कोई मक्कार छुपा हुआ है, अब कह रही हो मेरे दिमाग में तुम्हारा कोई दुश्मन छुपा हुआ है। तुम यहाँ हनुमान के खिलाफ सबूत पेश करने आई हो। फजूल बातें न करो, सबूत पेश करो। क्या सबूत पेश करूँ? मैं खुद परवाज करके ये साबित करना चाहती थी कि हर परवाज करने और गायब हो जाने वाला फर्द हनुमान नहीं हो सकता। मैं भी यह तमाशा दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरे ऐसा करने से पहले ही मुझ पर गोलियों और कैप्सूल की चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फौज के सरबराह ने पूछा, देवी जी तुम कौन हो? अचानक मुज़ाकरात के दौरान कहाँ से आ गई हो? प्लीज़ हमें काम की बातें करने दो। फिर उसने मॉन्की ब्रादर से कहा, हम सिर्फ एक हकीकत को तस्लीम करते हैं कि तुम खलाई मखलूक हो, अपनी फ़ौज के साथ यहाँ आबाद होने आए हो। मॉन्की ब्रादर ने कहा, मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूँगा। हज़ारों साल पहले मैं भी इस धरती पर रहता था, इसलिए इस धरती पर हमारा भी हक है, लेकिन मैं किसी लालच से नहीं आया। यहाँ मेरे लाखों करोड़ों भक्त हैं, मैं उनकी गरीबी और मोहताजी दूर करने आया हूँ। मैं इस टीवी के ज़रिए भारत की जनता से कह रहा हूँ, मैं दिल्ली शहर से ज़रा दूर एक नई बस्ती आबाद करूँगा। वहाँ मेरी बंदर फ़ौज के अलावा लाखों गरीब रहेंगे और चंद दिनों में इतने अमीर हो जाएंगे कि उनकी खुशहाली देखकर तमाम भारतीय जनता को मेरे हनुमान होने का यकीन हो जाएगा। देवी ने कहा, हरगिज़ नहीं। ये बस्ती आबाद करने के बहाने अपनी मांग की फ़ौज का अड्डा बनाएगा। इसे हमारे देश की 1 इंच ज़मीन भी ना दी जाए। इस देश की भूखी जनता 3 वक्त पेट भरकर खाना चाहती है, अच्छे कपड़े पहनना चाहती है, पक्के मकानों में रहना चाहती है, अपनी बेटियों की शादियां करना चाहती है। मैं अपने भक्तों को तमाम दुनिया के सामने सर उठाकर जीने के काबिल बनाऊंगा। तुम रावण की माशूक थी, श्रीलंका चली जाओ। टीवी स्टेशन के तमाम टेलीफोन बजने लगे। उनके जरिए हनुमान के भक्त कहने लगे, हम हनुमान नगर बसाएंगे। इस औरत को टीवी स्टेशन से भगाओ, वह रावण की रखेल थी, इसे भी रावण की तरह जला डालो। फिर टीवी स्टेशन के बाहर मुजाहरे होने लगे। किसी भी मुल्क के गरीब लोग यही चाहते हैं कि उनकी मोहताजी दूर हो जाए और उनकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें इस तरह पूरी हो जाएं जिस तरह हनुमान जी पूरा करने वाले थे। वो मॉन्की ब्रादर गरीबों की बस्ती में कितने ही गरीबों और बीमारों को हज़ारों रुपए और दवाएं दे चुका था। वहाँ के लोग एक नई बस्ती हनुमान नगर बसाने के लिए नारे लगा रहे थे। पुलिस और जनता के दरमियान झड़पें होने लगीं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम हो गया। धर्म को मानने वाले और हनुमान से अकीदत रखने वाले भक्त करोड़ों की तादाद में थे। वो सब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हनुमान के दर्शन के लिए चले आ रहे थे। पूरे मुल्क में बसों और ट्रेनों में बैठने और खड़े होने की जगह नहीं रही। लोग छतों में बैठकर सफ़र कर रहे थे। दिल्ली की इंतज़ामिया के होश उड़ रहे थे। करोड़ों अफराद को रोकना और उन पर लाठी चार्ज करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने मॉन्की ब्रादर से कहा, इस तूफान को रोको वरना बड़ी बदनज़मी फैलेगी। एक ही शहर में करोड़ों लोग जमा हो रहे हैं, इस तरह गंदगी और बीमारियां फैलेंगी। उन सब के लिए अनाज और दवाएं कम पड़ जाएंगी। लोगों को समझाओ कि वह दर्शन के लिए यहाँ ना आए। टीवी के जरिए उन्हें दर्शन कराए जाएंगे। मॉन्की ब्रादर ने रेडियो और टीवी के जरिए करोड़ों सामीन और नाजरीन से कहा, तुम सब अपने अपने देहातों और शहरों में जाओ। मैं कल से पूरे भारत का दौरा करूंगा। एक एक गांव और एक एक शहर में आऊँगा। सबको दर्शन दूंगा और सबकी परेशानियां दूर करूंगा। उसके समझाने से लोग वापस जाने लगे। एक हाकिम ने मॉन्की मैन से कहा, तुम जो बस्ती बसाना चाहते हो वहाँ भारत के लाखों करोड़ों नंगे भूखे लोग चले आएंगे। उस बस्ती की आबादी इतनी ज़्यादा होगी कि वो बस्ती जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर बन जाएगा। ऐसा शहर आबाद करने के लिए अरबों रुपए की ज़रूरत पेश आएगी। हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? फिक्र न करो, अरबों रुपए से ज़्यादा अरबों डॉलर आएंगे और ये रकम अमेरिका और इसराइल देंगे। पारस जानता था कि अमेरिका और इसराइल को ये मालूम होगा कि उनके सरों से ये बला टल रही है और वह तमाम बंदर इंडिया में आबाद हो रहे हैं, तो वह बड़ी फ़राख दिली से अरबों डॉलर खर्च करके वो शहर आबाद करेंगे। देवी परेशान होकर ब्रादर कबीर के पास आई। फिर बोली, तुम कहाँ रह गए थे? मैंने कई बार तुम्हारे दिमाग में आने की कोशिश की, लेकिन मेरी सोच की लहरों को तुम्हारा दिमाग नहीं मिल रहा था। मैं शिकार खेलने में मसरूफ़ था। अब तक 10 मॉन्की मैन को हलाक कर चुका हूँ। उन हलाक होने वालों के लिबास से हज़ारों गोलियाँ, कैप्सूल और लेज़र गन्ने हासिल कर चुका हूँ। इन चीज़ों से अभी क्या फ़ायदा पहुँचेगा? वो मॉन्की ब्रादर हमारी ज़मीन पर कब्जा जमा रहा है, उसे रोकने की तदबीर करो। कैसे करूँ? तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की। मुझसे कहा था 2 दिन में ज्योतिष विद्या से अपनी किस्मत का हाल मालूम करोगी, फिर मेरी तन्हाइयों में आ जाओगी। एक दिन गुजर चुका है, आज दूसरा दिन ख़त्म होने वाला है। अभी दूसरा दिन ख़त्म नहीं हुआ है। जब यह ख़त्म होगा तो कल तीसरे दिन शर्त पूरी करूँगी, लेकिन कल से पहले तमाम बंदरों को मेरे देश से भगा दो। भगा दूंगा, लेकिन तुम शर्त पूरी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊँगा। तुम बड़े खुदगर्ज हो, अपने ही मतलब की बात किए जा रहे हो। इसमें खुदगर्जी की क्या बात है? हर मजदूर अपनी मेहनत का मुआवजा मांगता है। अच्छा, बातें ना बनाओ, काम करो।
उस मोंकी ब्रादर ने पूरे भारत में गली गली घर घर जाकर लोगों को दर्शन देने और उन्हें बेवकूफ़ बनाने का प्रोग्राम बना लिया है और इस पर कामयाबी से अमल कर रहे हैं। उसकी कामयाबी पर ना झुंझलाओ, तुम्हारे देश के करोड़ों लोग खुद उसके आगे सर झुका रहे हैं। ऐसे में मोंकी ब्रादर को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो भारत की पूरी जनता अपने हुक्मरानों के खिलाफ हो जाएगी, पूरे देश में बगावत फैल जाएगी और वो मोंकी ब्रादर मरकर भी उनके दिलों में अमर हो जाएगा, जनता के दिमागों में हमेशा जिंदा रहेगा। उसे दिमागों में जिंदा रहने दो, लेकिन उसे मार डालो, तमाम बंदरों को भगा दो। जरा गौर करो, तमाम बंदर एक जैसे दिखाई देते हैं, आम लोग उनके दरमियान फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। अगर मोंकी ब्रादर के कत्ल होने के बाद कोई दूसरा बंदर हनुमान बनकर लोगों के सामने आएगा तो उनकी अकीदत और बढ़ जाएगी कि हनुमान को कोई नहीं मार सकता। हाँ, दूसरे बंदर ऐसा कर सकती हैं। अमेरिका और इसराइल की भी यही कोशिश होगी कि तमाम बंदर हमारे ही देश में आबाद रहें। फिक्र ना करो, मैं उन्हें यहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन मुझे एडवांस तो दे दो। कैसा एडवांस? मुझे जो मुआवजा मिलने वाला है उसका एडवांस। फजूल बातें ना करो। ये फजूल बात है तो शर्त कैसे पूरी करोगी? तुम कल भी इसे फजूल बात कहोगी। मेरा मतलब है वक्त से पहले ऐसा कोई मुतालबा ना करो। वक्त से पहले पेशगी हासिल करना मेरा हक है। मैं असूल की बात कर रहा हूँ। तुम जानते हो मैं कभी किसी के सामने नहीं आती। आज तक किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। तुम शर्त पूरी करने से पहले मुझे हाथ लगाने की बात ना करो। उसने दोनों थालियों पर हाथ मारकर नोटों और जेवरात को फेंक दिया, फिर बोली, ले जाओ ये सब। मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, एक हिंदुस्तानी नारी हूँ। मैं अपने देश की जनता को तुम्हारा असली रूप दिखाऊंगी। कल तुम मेरे नाम हो जाओगी। नाम होने से पहले दस्तखत कर लेने दो। अभी मोंकी ब्रादर जिस मजबूत पोजीशन में है, उस पोजीशन में उसे शिकस्त देना या उसे भगाना नामुमकिन है। तुम्हें शायद अपनी नाकामी का यकीन हो रहा है, इसलिए तुम एडवांस मांगने के बहाने मुझे बुला रहे हो। मैं आऊँगी तो फिर मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे अपनी मामूला और ताबेदार बना लोगे। जब बंदरों के फरार होने के बाद शर्त पूरी करनी होगी तो उस वक्त भी तुम्हें मामूला और ताबेदार बना लिए जाने का अंदेशा रहेगा। आज मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो तो कल भी नहीं करोगी। ज़रूर करूंगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा तुम नहीं कर रही हो तो मैं क्यों करूं? तुम मतलब परस्त हो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। सच्ची मोहब्बत करो, और सच्ची मोहब्बत रूह से की जाती है, जिस्म से नहीं। मरने के बाद रूहों से मोहब्बत की जाती है। जिंदा हो, जिंदा दिली की बात करो। मैं समझ गई, तुम मेरा काम नहीं करोगे, मैं जा रही हूँ। जाओ, आइंदा आना चाहो तो दिमाग में ना आना। एडवांस की अदायगी के लिए जिस्मानी तौर पर सीधी मेरे पास चली आना। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर झुंझला गई। मोंकी ब्रादर बड़ी मजबूती से भारत में कदम जमा रहा था। ऐसे वक्त ब्रादर कबीर उसका साथ छोड़ रहा था। इन हालात में वो तन्हा रह गई थी। अब उसे सिर्फ अपनी जहानत और गैर मामूली सलाहियतों से कुछ करना था। आखिर उसे मोंकी ब्रादर की बहुत बड़ी कमजोरी याद आई। ये कमजोरी तमाम बंदरों में थी। वो जन परस्त थे, औरतों के दीवाने रहते थे, और ये यकीनी बात थी कि वह हनुमान बनकर भी हुस्न परस्ती से बाज नहीं आ रहा होगा।